लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सलक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर आपके भी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है मेलाल तो उठ खड़े होइए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। चलते मेलाल आज जोरदार क्लास के साथ में आपका स्वागत करते हैं। आज जो मेलाल यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आपको दिख रही है कितना 60,244 पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी भी आ चुकी है और मेलाल डेट भी फिक्स हो चुका है कि 18 फरवरी को आपका पेपर होगा। तो मेलाल बिल्कुल देर नहीं करना है, एक महीने आपको कितने दिन का 11 दिन का टाइम है और मैं ये गारंटी लेता हूं मिलाल कि फ्यूचर बिल 247 में अगर जो आप जुड़ेंगे तो ये 100% गारंटी है मिलाल कि आपको वर्दी मेरा देना, मैं वर्दी आपको जरूर दिलवाऊंगा मिलाल। यहां से ऐसा सिलेक्शन होगा, सारे बच्चे फटाफट यहां पे क्या करेंगे, कमेंट भी करेंगे, एक बार जोरदार के साथ में शेयर कर देंगे। देखेंगे मिलाल अगर बात करें तो इस सर्दी अपनी वर्दी ये आपको मोटिवेशन देगा। यहां पे देखेंगे मिलाल प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है और देखेंगे मिलाल हर दिन शाम 8 बजे आपको लाइव क्लास के साथ में मिलेंगे। अगर जो आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पहला वीडियो देखना ना भूले मिलाल। देखने में तो उसमें 35 क्वेश्चन है मिलाल, लेकिन 35 में से आप लगभग 300 प्रश्नों को वहां पे आप क्या करें तैयार करेंगे। तो चलते हैं मिलाल थोड़ा शेड्यूल भी देख लेते हैं, शेड्यूल क्या कहता है। शेड्यूल ये है मिलाल अगर जो आप हमारे फ्यूचर बिल 247 परिवार में जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते हैं मिलाल तो आपको हर दिन मैथ्स की जो क्लास मिलेगी वो 5 बजे मिलेगी। अगर रीजनिंग की क्लास देखा जाए मिलाल तो आपको 6 बजे मिलेगी। अगर जो हम जीएस की क्लास देखें मिलाल तो 7 बजे मिलेगी और हिंदी की क्लास देखें मिलाल तो हर दिन आपको लाइव 8 बजे मिलेगी। तो रात में आज लाइव रात में 8 बजे आप लाइव जुड़ना ना भूले मिलाल, ये याद रखिएगा। और अगर जो मिलाल आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लीजिए मिलाल, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो फ्यूचर बिल 247 का है तो आप फ्यूचर बिल 247 में आप यहां पे आप क्या टेलीग्राम चैनल मेरा क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिल्कुल मिलाल देर नहीं करेंगे और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जोरदार के साथ में सारे बच्चे पेन कॉपी उठा लेंगे और क्या कहता है पहला क्वेश्चन मिलाल कि सूरदास के गुरु कौन थे। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। क्या आपका राइट आंसर यहां पे क्या होगा मिलाल, यहां पे देखेंगे क्या आपका रामानंद होगा, क्या रामदास होगा, क्या वल्लभाचार्य होगा, क्या विट्ठलनाथ होगा। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे, गोली की तरह कमेंट कर दीजिए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं बात कर लेते हैं सूरदास की। जैसे ही सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास का जन्म कहां हुआ था मिलाल, तो इनका जन्म हुआ था रुनकता नामक स्थान में। कहां मिलाल, रुनकता नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद ये बात कर लिया जाए तो ये कौन थे मिलाल, ये कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे मिलाल, सर्वश्रेष्ठ कवि, इसको भी यहाँ पे आप याद कर लेंगे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसी में आप याद करेंगे मिलाल, तो ये अष्टछाप के भी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किसके मिलाल, अष्टछाप के भी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तीसरा पॉइंट इन्हीं में याद करेंगे, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं और इनके पिता के संदर्भ में, इनके गुरु के संदर्भ में एक दोहा है तो उसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि रामदास सुत सूरदास ने, रामदास यहां पे लिख लेंगे साथ में, रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, जन्म रुनकता में पाया। ये लिखेंगे मिलाल गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर, बल्लभ उपदेश उपदेश ग्रहण कर, कृष्ण भक्ति सागर लहराया, ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। यहां पे देखेंगे भक्ति सागर लहराया। तो यहां पे आपने देखा क्या मिलाल कि एक दोहा याद करने में आपको बहुत सारे चीज यहां पे मिलेंगे। पहला क्या मिल गया मिलाल कि रामदास कौन थे, तो यहां पे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं और ये आप देखते चलिए मिलाल। अगर रामदास की बात कर लिया जाए तो ये सूरदास के कौन थे मिलाल, पिता थे, क्योंकि यहां पे सुत लिखा है। सुत का मतलब क्या, किसके, सूरदास कौन थे, सुत थे, किसके, रामदास के। सुत मतलब पुत्र होता है। अगर इनके जन्म स्थान की बात कर लिया जाए तो रुनकता नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था, ये जन्म स्थान है। अगर इनके गुरु की बात किया जाए तो इनके गुरु का नाम बल्लभ का मतलब क्या, वल्लभाचार्य। कौन मिलाल, वल्लभाचार्य, यहां पे ये याद कर लेंगे। अगर जो बात कर लिया जाए मिलाल यहां पे इनके कौन सी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अच्छा, इनकी रचनाएं भी आप यहां पे गोली की तरह छाप लेंगे और क्या याद करेंगे, अगर रचनाएं आएंगी मिलाल तो क्या याद करेंगे, यहां पे देखेंगे क्या करेंगे, तो इनका क्या है, एक रचना साहित्य लहरी, यह याद कर लेंगे। ये दोहा याद कर लीजिए आप तो एकदम आपको ये तैयार हो जाएगी। यहां पे आप देखेंगे, लिखेंगे साहित्य लहरी सूर सागर, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी के बाल छप्पर, श्री कृष्ण
जी के बाल छवि पर, श्री कृष्ण जी के बाल बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, छवि पर लेखनी अनुपम चली। इसको आप यहाँ पे याद करेंगे तो आपको इनकी सारी रचनाएं भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कौन कौन? तो पहली रचना आप यहाँ पे देखेंगे कौन सी रचना इनकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पेपर में छप सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो देखेंगे मेरे लाल यहाँ पे पहला जो है ये साहित्य लहरी, दूसरा कौन? सूर सागर, तीसरा कौन? सूर सारावली। इनकी ये महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं, इनको आप गोली की तरह छाप लेंगे। बाकी गोवर्धन पूजा भी इनकी रचना है। चलते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेलाल ये रामदास लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या कवि, और कवि के अलावा क्या यहाँ पे लिखेंगे गुरु। इनको आप यहाँ पे पॉइंट में लिख लेंगे। और इसके अलावा मेलाल इनकी भाषाएं भी आप लिख लेंगे, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो कवि अगर जो हम देखें सूरदास, तो यहाँ पे आप लिखते चलेंगे सूरदास के गुरु का नाम क्या था मेलाल? तो मैंने अभी बताया आपको बल्लभाचार्य। क्या नाम था? बल्लभाचार्य नाम था। अगर जो मेलाल यहीं पे हम बात कर लें क्या इनकी भाषा की, तो भाषा कौन सा बोला करते थे? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। अगर जो मेलाल यहीं पे हम बात कर ले क्या किस शाखा के कवि थे, तो शाखा भी आप लिख लीजिएगा। शाखा में ये कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अगर दूसरी बात कर लें तो हमको कौन मिल जाएंगे? कबीर दास। और कबीर दास की रचना की बात कर लिया जाए तो कबीर दास के अगर जो गुरु की बात कर लिया जाए तो इनके गुरु का नाम है रामानंद। क्या नाम है? रामानंद नाम है। और इसके अलावा मेलाल इनकी भाषा कौन सी है? तो सधुक्कड़ी भाषा। कौन सी? सधुक्कड़ी भाषा, जिसको हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आप लिख लेंगे क्या? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। इसको भी आप गोली की तरह यहाँ पे छाप लेंगे। अगर मेलाल यहाँ पे बात करें कि ये किस काल के कवि थे, तो थे तो भक्ति काल के, लेकिन भक्ति काल में किसके थे? तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा प्रेम मार्गी शाखा। कौन सा? प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। अगर जो हम बात कर लें किसके मेलाल? गोस्वामी तुलसीदास की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास किस इनके कवि का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम क्या है? नरहरि दास। क्या नाम है? नरहरि, बाबा नरहरि दास, नरहरि दास। इनको याद कर लीजिएगा। और मेलाल यहाँ पे अगर बात करें इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है अवधी। कौन सी भाषा मेलाल? अवधी है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि किस शाखा कवि हैं, तो ये राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के आप कवि यहाँ पे लिख लेंगे। अगर जो बात करें किसकी मेलाल? मीराबाई की बात करें तो मीराबाई की अगर जो मीराबाई जो है इनके गुरु का नाम याद करें तो उनका नाम क्या है मेलाल? रैदास है। क्या नाम है? रैदास है। और मेलाल यहाँ पे अगर जो उनकी भाषा की बात किया जाए तो ब्रज भाषा का वो प्रयोग करती थी। किसका मेलाल? ब्रज भाषा का प्रयोग करती थी। ये भी आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। तो मेलाल यहाँ पे ये तीनों चीज आप याद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे याद क्या कर लेंगे? कबीर दास की कुछ रचनाएं भी याद कर लीजिए, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो कबीर दास की पहली रचना का नाम क्या है मेलाल? बीजक। और बीजक जो था मेलाल, इस बीजक के बाद में 3 पार्ट हो गए। इन तीनों पार्टों को याद कर लेंगे। एक का नाम क्या है? साखी नाम है। दूसरे का नाम क्या है? सबद नाम है। तीसरे का नाम क्या है मेलाल? रामायणी नाम है। इसको भी यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। और इसके अलावा एक और इनकी रचना याद करेंगे कबीर दास की, जिसका नाम क्या है मेलाल? यहाँ पे देखेंगे तो उनका नाम है कबीर ग्रंथावली। क्या नाम है? कबीर ग्रंथावली। ग्रंथावली इनकी ये महत्वपूर्ण रचना है। तो आपको क्या क्या दिखाई दिया मेलाल? साखी हो गया, सबद हो गया, रामायणी हो गया, कबीर ग्रंथावली हो गया। इनकी ये अन्य रचनाएं हैं। अगर जो हम बात कर ले किसकी मेलाल, यहाँ पे कभी हम गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की बात करें तो इसको भी आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। चलते हैं बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे मेलाल? यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या? गोस्वामी तुलसीदास की बात कर लिया जाए तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं याद करेंगे। तुलसीदास की रचनाएं याद करेंगे तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है मेलाल? रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस है। और रामचरितमानस मेलाल किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। यह भी आप यहाँ पे लिख लेंगे, अवधी भाषा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो याद रखिएगा मेलाल कि रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला नाम क्या है मेलाल? बाल कांड। क्या नाम है? बाल कांड नाम है, याद रखेंगे। दूसरा नाम क्या है मेलाल? बाल कांड के बाद दूसरा जो आपका है मेलाल वो क्या है? अयोध्या कांड। क्या है मेलाल? अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड है। तीसरा क्या है मेलाल? यहाँ पे देखेंगे सुंदर कांड। कौन सा मेलाल? सुंदर कांड है। और तीसरा कौन है मेलाल? किष्किंधा कांड। कौन सा मेलाल? किष्किंधा कांड, किंधा कांड है मेलाल। इसके अलावा बात कर लिया जाए तो कौन सा है आपका? लंका कांड। कौन सा? लंका कांड के बाद क्या है मेलाल? तो कौन कौन सा हो गया? लंका कांड हो गया, लंका कांड। तो ये कितना हो गया? बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, फिर मेलाल सुंदर कांड, फिर आपका चौथा क्या? किष्किंधा कांड, फिर क्या मेलाल यहाँ पे 5वां आपका लंका कांड, फिर क्या मेलाल? उत्तर कांड हो गया। उत्तर कांड के बाद एक और याद कर लेंगे, वो कौन सा है मेलाल? तो याद रखिएगा वो आपका क्या है? आरंड
कांड, कौन सा? आरंड कांड, आरंड कांड, ये मेरे लाल आरंड यहाँ पे लिख लेंगे आरंड कांड। तो इन कांडों को आप यहाँ पे लिख लेंगे, कौन सा? आरंड कांड, आरंड कांड यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। मेरे लाल अन्य रचनाओं की बात कर लें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे एक आप याद करें क्या? जानकी मंगल, कौन मेरे लाल? जानकी मंगल। और जानकी मंगल के अलावा क्या मेरे लाल? पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। इसके अलावा क्या मेरे लाल? राम लला नाहछू, राम लला लला नाहछू नाहछू। इसके अलावा क्या मेरे लाल? राम लला नाहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, प्रश्नावली। इसके अलावा मैं क्या गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, गीतावली के बाद क्या मेलाल? कवितावली, कवितावली के बाद क्या? दोहावली, और दोहावली के बाद क्या मेलाल? यहाँ पे क्या एक रचना और याद कर लेंगे, विनय पत्रिका। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है मेलाल ब्रज भाषा। इसको भी यहाँ पे आप गोली की तरह छाप लेंगे। तो इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पे याद करना है। पेपर में यही आता है कि यहाँ पे रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस की भाषा आप अवधि भाषा लगा देंगे। तो हमारा रचना यहाँ पे देखेंगे क्या मेलाल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस आधार पर। अब कबीरदास की मैंने बताया है मेलाल, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देख लीजिए क्या क्वेश्चन में दिया था कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? वल्लभाचार्य नाम है इनके गुरु का नाम। पिता का नाम क्या है मेलाल? तो पिता का नाम मैंने अभी बताया था, इनके पिता का नाम रामदास है। और ये कौन है मेलाल? रामानंद, इनके गुरु थे। तो ये कबीरदास जी के गुरु थे। अगर कबीर की और थोड़ा सा बात कर लिया जाए यहाँ पे मेलाल, तो ये बात कर लेंगे यहाँ पे कबीर की थोड़ा जगह है क्या यहाँ पे देखें। हाँ तो मेलाल यहाँ पे बात कर लें कि कबीर की थोड़ा बात कर लिया जाए तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था नीरू, और इनके माता का नाम क्या था मेलाल? नीमा। कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। और इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम क्या है मेलाल? एक का नाम है कमाल, और इनके पुत्री का नाम क्या है मेलाल? कमाली। ये इनकी दो एक पुत्र है और एक पुत्री है, ये कबीरदास के हैं मेलाल। तो याद रखेंगे यहाँ पे नीरू इनके पिता का नाम, नीमा इनका क्या नाम है? माता का नाम था। ये दो जुलाहा दंपति थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो इसको भी आप गोली की तरह यहाँ पे छाप लेंगे। पेपर में कुछ भी सब सकता है मेलाल, इसलिए आपको हर एक चीज आपको गोली तरह यहाँ पे छाप लेना है। यहाँ पे देखे क्या कमाल और कमाली मैंने आपको बता दिया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, क्या लिखा है मेलाल कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? उसके पहले मेला सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या कहते हैं, क्या गति कहते हैं, क्या यति कहते हैं, क्या तुक कहते हैं, क्या गण कहते हैं। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ आपका आंसर क्या होगा। देखते हैं मेरे लाल, अगर जो यहाँ पे आप क्या कहते हैं छंद की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे याद कर लीजिए कि छंद शास्त्र के जनक कौन है। तो छंद शास्त्र के जो जनक है मेलाल, जनक का याद करेंगे। जनक मतलब कौन? पिता मेलाल। तो कौन है? उनका नाम पिंगल ऋषि है। क्या नाम है मेलाल? पिंगल ऋषि नाम है, पिंगल ऋषि नाम है, पिंगल ऋषि। और पिंगल ऋषि के कारण ही मेलाल इस छंद को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या हो गया? पिंगल शास्त्र। क्या नाम हो गया मेलाल? पिंगल शास्त्र नाम हो गया। तो याद करिएगा, एक तो इनके जनक जो है उनका नाम पिंगल ऋषि है, और दूसरा क्या इस शास्त्र का नाम भी इसी ऋषि के नाम पर ही क्या बन गया मेलाल? पिंगल शास्त्र बन गया। अब बात करते हैं छंद क्या होता है। तो छंद के बारे में सबसे पहले बात करेंगे मेलाल। तो छंद है क्या? तो छंद ये चार इनसे मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे याद कर लेंगे यति, यति के बाद क्या मिला? गति, तुक, तुक के बाद क्या मिला? लय, मात्रा, इसके अलावा क्या मिला? चरण, आदि से मिलकर बनी लयात्मक साहित्य रचना, बनी लयात्मक साहित्यिक रचना क्या कहलाती है मेरे लाल? साहित्यिक रचना छंद कहलाती है। रचना क्या कहलाती है मेरे लाल? छंद कहलाती है। यहाँ पे आप इनको ध्यान रखेंगे। अब मेरे लाल यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। तो गति कौन होता है, यति कौन होता है, तुक क्या होता है और गण क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे लाल यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी गण की बात आए कि छंद में गणों की संख्या कितनी है, तो मेलाल 8 होते हैं। और इन 8 को याद करने के लिए अगर जो आपको 8 याद करना है तो क्या करेंगे मेलाल? एक ट्रिक आपको देते हैं, इस ट्रिक को याद करेंगे। वो ट्रिक क्या है मेलाल? या माता राजभान सलगा। इसको मेलाल यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। अब मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। एक या लेंगे, फिर क्या मेलाल? माँ ले लीजिए, फिर क्या इसका ता ले लीजिए, फिर रा ले लीजिए, फिर मेलाल जा ले लीजिए, फिर आपका भा ले लीजिए, फिर इसके बाद क्या ले लीजिए? ना ले लीजिए,
और आप यहाँ पे सा ले लीजिए। तो यहाँ से बन जाएगा क्या मेलाल, यगड़ बन जाएगा, माँ से क्या बन जाएगा, मगड़ बन जाएगा, मगड़ बन जाएगा। इसके बाद ता से बन जाएगा मेलाल तगड़ बन जाएगा, और रा से क्या बन जाएगा मेलाल रगड़ बन जाएगा, जा से आपका जगड़ बन जाएगा, अगर भा से क्या बन जाएगा भगड़ बन जाएगा, ना से नगड़ हो जाएगा, और मेलाल सा से क्या हो जाएगा सगड़ हो जाएगा। याद रखिएगा। अब देखिए कितने हो गए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो गणों की संख्या कितनी हो गई। जब भी छंद में आपसे पूछ ले गणों की संख्या कितनी है, तो गणों की संख्या आपकी कितनी है मेलाल 8 है। तो ये पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि जब भी पेपर में आएगा कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे 8 होंगे। अब मेलाल यहाँ पे याद रखिएगा कि छंद जो होते हैं वो छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद के प्रकार के बारे में बात कर लिया जाए तो एक क्या होता है मेलाल, क्या होता है यहां पे देखेंगे छंद की बात किया जाए तो एक क्या होता है मेलाल मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है। और दूसरा कौन होता है मेलाल वर्णिक छंद होता है। क्या होता है मेलाल वर्णिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। इन दोनों को यहां पे याद रखेंगे। एक होता है कौन मात्रिक छंद और दूसरा क्या होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत भी मेलाल कि 2 होते हैं, एक के 3 हो जाते हैं। यहां पे देखेंगे एक होता है क्या सममात्र, एक क्या होता है सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। दूसरा क्या होता है मेलाल अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इसके अलावा मेलाल तीसरे की बात कर लिया जाए तो यहां पे क्या होता है मेलाल विषम मात्रिक छंद। क्या होता है मेलाल विषम मात्रिक छंद होता है। इन तीनों को यहां पे गौलिक तरह छाप लेंगे। अब मेलाल पेपर में यह पूछता है कि सममात्रिक छंद कौन होते हैं और अर्ध सममात्रिक। तो जो आप सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक याद कर लेंगे तो विषम मात्रिक अपने आप याद होगा। तो सममात्रिक के अंतर्गत अगर जो आपको याद करना है तो एक ट्रिक याद करेंगे क्या मेलाल कि चारों हरि गीतिका। क्या याद करेंगे चारों हरि गीतिका, चारों हरि गीतिका। ये आप एक ट्रिक लिखेंगे। चा से बन जाएगा क्या मेलाल चौपाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा चौपाई। रो से बन जाएगा मेलाल क्या रोला। और हरि से क्या बन जाएगा मेलाल हरि गीतिका बन जाएगा। और हरि गीतिका बन जाएगा। यहाँ पे गीतिका आप काट लेंगे तो गीतिका क्या बन जाएगा मेलाल गीतिका बन जाएगा। तो याद रखिएगा मेलाल गीतिका, ये गीतिका हो गया। तो आप कितना चौपाई रोला हरि गीतिका और गीतिका ये चारों क्या है मेलाल ये सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आप किसको किसको याद करेंगे तो अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आप किसको मेलाल दोहा को याद कर लीजिए और दोहा के साथ साथ में किसको याद कर लीजिए सोरठा को याद कर लीजिए। अब पेपर में यहां पूछता है कि इनमें कितनी मात्राएं हैं होती हैं तो याद करिएगा जब भी मेलाल चौपाई दे दे तो चौपाई मात्रों की संख्या क्या होती है इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं 16 मात्राएं होती हैं। इनको आप गोली की तरह छाप लेंगे। अगर मेलाल रोला की बात किया जाए तो रोला में भी कितने 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 होते हैं। लेकिन मेरे लाल 11 और 13 पर क्या होता है यति होता है, यति होता है। इसको यहां पे गोली की तरह छापेंगे। अगर मेरे लाल किसकी गीतिका की बात किया जाए तो गीतिका के प्रत्येक गीतिका में कितने मेलाल 26 और हर गीतिका में लाल कितने 28 मात्राएं होती हैं। इनको भी आप यहां पे गोली की तरह छाप लेंगे। अब मेरे लाल दोहा की बात कर लिया जाए तो दोहा में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में पहले और यहां पे 4 चरण मैंने बता दिया। ये पहला चरण है मान लीजिए पहले चरण में कितनी मेलाल 13 मात्राएं, तीसरे चरण में कितनी मेलाल 13 मात्राएं, दूसरे में 11 और यहां पे चौथे में क्या मेलाल 11 होती है। अगर सोरठा की बात कर लिया जाए तो इसका विपरीत हो जाता है मेलाल। जहां पे 13 होगा तो पहले में क्या हो गया 11 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे इसमें भी 11 हो जाएगा, इसमें 13 हो गया और लास्ट में क्या हो गया मेलाल 13 हो गया। यहां पे आप ज्यादा ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में कितना मेलाल 13। ये आप यहां पे गोली की तरह छाप लेंगे। चलेंगे आगे बात कर लिया जाए तो यहां पे कुछ पॉइंट थे इनको आप यहां पे देखेंगे मेलाल। क्या होता है यति, क्या होता है गति, क्या होता है तुक, क्या होता है लय, क्या होता है मात्रा, क्या होता है चरण, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मेलाल मान लीजिए एक हम क्या उदाहरण लिखते हैं। क्या लिख दिया कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो हरो, राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोई, सोई लिख दिए। जा तन की झाई पर है, जा तन की झाई पर है, झाई पर श्याम हरित दुति होय। क्या लिखा है श्याम हरित दुति होय, दुति होय। अब मेलाल यहाँ पे देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पे कामा लगाएंगे फुल स्टॉप। तो जब भी किसी छंद को पढ़ना प्रारंभ करें मेलाल और जहां पर कामा लगा हो, जहां पर पहली सांस आपकी टूटती हो मेलाल, उसी को हम क्या कहते हैं यति कहते हैं। जैसे आपका क्या है यहाँ पे देखिए कामा लगा है तो कामा जहां पे हम क्या क्वेश्चन में आए फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या था मेलाल ये देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम। अब विराम क्या आया मेलाल तो विराम देखो
यहाँ पे आपको दिखाया गया कि छंद को पढ़ते समय विराम क्या आया, अर्ध विराम आया। इस विराम को हम क्या कहते हैं, तो इसी विराम को मिलाल यहाँ पे लिख लीजिए, क्या कहते हैं, यति कहते हैं। अब मिलाल गति आता है, तो जब आप छंद को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय जो हमारा क्या मिलता है मिलाल, जो हमारे मुंह से क्या आवाज यानी क्या नाम स्पीड होती है, उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, गति। यानी मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, ये मेरी स्पीड है और इसी को हम गति कहेंगे। अब तुक क्या होता है मिलाल, तो याद रखेंगे कि जो शब्द के अंत में, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है सोई, और यहाँ पे क्या देख लिया मिलाल होई, यहाँ पे भी ई आया, यहाँ पे भी आया, ये क्या है मिलाल, तुकारांत है। क्या मिलाल, तुकारांत है। तुकारांत का मतलब जो अंत में एक जैसे तुक आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, तुक कहेंगे। क्या कहें मिलाल, तुक कहें या तुकारांत कहें। तो ये आपका तुक हो गया। तो पहला क्या हो गया, यति समझ में आ गया, गति, अब गति भी समझ में आ गया, तुक भी समझ में आ गया। मात्रा क्या होता है, इसके ऊपर लगने वाली जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी मात्रा होती हैं। और चरण क्या होता है मिलाल, ये जो चार भागों में बांट दिया गया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या मिलाल चौथा, ये चार इसके क्या हो गए, चरण हो गए। तो मिलाल चार भागों में बांटा गया। जैसे आपके कितने दो पैर होते हैं, गायों कितने गाय हो गए, बैल हो गए, पशु हो गए, कितने हो गए, चार होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे मिलाल, इनके ये चार पैर हो गए। तो ये चार पैरों वाला होता है या चार इसके क्या होते हैं, चार पद होते हैं। इसको आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर जिनमें मात्राएं कैसे गिने, तो मात्राओं को गिनने के लिए भी आपको मैट्रिक बता देता हूं मिलाल। यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत जोरदार आपको नियम बताते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए आपको स्वर का ज्ञान होना चाहिए। तो आप जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जो स्वर होता है मिलाल वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है मिलाल मात्रा के आधार पर, उसको हम क्या कहते हैं मिलाल, हर्ष स्वर कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं मिलाल, मूल स्वर कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर तो आप जान ही गए, इसी को मिलाल बीज स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसी से इसका प्रारंभ होता है, तो इसको हम बीज स्वर भी कहते हैं। मिलाल दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर के अलावा मिलाल इसी को हम क्या कहते हैं, गुरु वर्ण कहते हैं, गुरु वर्ण कहते हैं मिलाल। या लास्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं मिलाल, प्लुत स्वर। क्या कहते हैं मिलाल, प्लुत स्वर कहते हैं। यानी तीन प्रकार के आपके स्वर हुए। अब हरास स्वर के हरस्व क्या होता है मिलाल, तो जो आ होता है, इसके अलावा ई होता है, ई होता है, ऊ होता है, और इसके अलावा मिलाल री होता है। ये आपके क्या है, हरस स्वर हैं। अगर मिलाल दीर्घ स्वर की बात कर लिया जाए तो इसके अलावा बड़ा आ, इसके अलावा क्या, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, और मिलाल औ हो गया। यहाँ पे क्या अंग की मात्रा किसी व्यंजन में लगी हो और आहा की मात्रा किसी व्यंजन में लगी हो तो ये भी आपके दीर्घ बन जाते हैं। वैसे तो है ये क्या, अयोग वाह है। मिलाल अगर जो प्लुत की बात कर लिया जाए तो जैसे आप क्या कहते हैं मिलाल, ओम कहते हैं। ये ओम क्या है मिलाल, इसमें तीन मात्राएं। अब कैसे याद करेंगे, तो जिन स्वरों को पढ़ने में हमें एक पल का समय लगता है उनको हम हरस स्वर कहते हैं। एक बार बोलिए मेरे साथ आ, जैसे ही आप आ बोलेंगे तो एक सेकंड में बोल देंगे, लेकिन उसके अपेक्षा अगर जो आपको बोलना पड़े आ, तो आप दुगना टाइम लग गया। तो जिन स्वरों को पढ़ने में हरस स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं मेरा दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को पढ़ने में किसके, दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी तिगुना समय या हरस स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कहते क्या मिलाल, ओम। अब ओम बोले मिलाल तो आप देखिए क्या, आ के अपेक्षा ओम बोलने में ज्यादा समय लग गया, तो ये आपके दीर्घ हो गए। अब जहां पर इनकी मात्राएं आ जाए मिलाल, आप एक लगा देंगे। जहां पर इनकी मात्राएं किसी लगी हो मिलाल तो यस लगा देंगे। इनको गिनेंगे दो, इनको गिनेंगे एक मिलाल, और इसी के आधार पर मात्राओं को आप गिनना सीख जाएंगे। और जब मात्राओं को गिनना सीख गए मिलाल तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका छंद कभी गलत नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। चलते हैं बात करते हैं। अब जैसे मिलाल यहाँ पे मैंने देखा कि ये आपका चीज लिखा भी था, यहाँ पे देखे हैं, ये लिखे हैं आपके सामने कि मेरी भवबाधा हरो। यहाँ पे देखिए यस, ये यस हो जाएगा, आई आई, यस यस, आई और यस, ये हो गया मिलाल। अब गिन लीजिए, मैंने बताया था कि इसके पहले क्या है मिलाल, ये दोहा छंद है। दोहा छंद के पहले चरण में 13 मात्राएं मिलनी चाहिए। तो गिन लेते हैं। जहां पर यस था मैंने कहा था दो गिनेंगे, इसको दो गिनेंगे, इसको एक, इसको एक, इसको दो गिनेंगे, इसको दो गिनेंगे, इसको एक, इसको दो। गिन लीजिए मिलाल, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 11 और 2 13। देखो मिल गया 13। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मिलेगी। ऐसे ही मात्राएं लगा करके आप गिन सकते हैं। तो आप अगर जो ऐसे गिनेंगे मिलाल तो आप मात्राओं को भी गिनना सीख जाएंगे। तो आपको क्या क्या समझ में आया, छंद पूरे पूरे समझ में आ गए मिलाल। तो आपका जो प्रश्न कहता था, प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न था, ध्यान देंगे। देखेंगे मिलाल कि प्रश्न क्या कह रहा था, ध्यान देंगे। प्रश्न आपके सामने आया है, ये देखें क्या आया। ये प्रश्न आपके सामने था मिलाल, यहाँ पे देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, ये लिखा क्या है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो जितने बच्चों ने यहाँ पे यत लगाया है वो बिल्कुल राइट लगाया है। इसमें तुक बताए मिलाल कि जो अंत में होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, उसको तुकारांत कहते हैं। और पढ़ने की जो स्पीड होती है वो क्या, गति होती है। गणों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया 8 होती है। तो इतने सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे। ये आपके सामने अगला प्रश्न है मिलाल, ध्यान देंगे। ये साहब
सामने आपके दिखाई दिया मेलाल, सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। क्या लिखा है मेलाल कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। क्या क्रिया विशेषण कहेंगे, क्या विशेष कहेंगे, क्या उपमान कहेंगे, क्या प्रविशेषण कहेंगे। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मेलाल आपको बताते चलें कि यहाँ पे आपका क्या होगा। सारे बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे, जितने मेरे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लेना है मेलाल, होगा तो एक क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कितना, 4 ऑप्शन से कितने मेलाल, मैं 8 ऐसे चीज बताऊंगा मेलाल कि जो आपके पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं मेरे लाल, बात कर लिया जाए तो क्या होता है यहाँ पे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए। तो मेरे लाल मान लीजिए क्या है, मैंने कह दिया क्या कि सीता कैसी है मेलाल, सीता सुंदर लड़की है। कैसे मेलाल, सीता सुंदर क्या है मेलाल, लड़की है। यहां पे कह दिए क्या कि सीता सुंदर है। कैसी है, सीता सुंदर है। मैंने ये शब्द कह दिया, एक शब्द लिया क्या मेलाल कि सीता सुंदर है। तो आप यहां पे देखेंगे कि मैं सुंदरता विशेषता किसकी बता रहा हूं, सीता की विशेषता बता रहा हूं। तो इसकी विशेषता जो है, ये विशेषता क्या कहलाती है मेलाल, ये विशेषता आपका क्या कहलाता है, विशेषण। क्या कहलाता है मेलाल, विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और सीता क्या है मेलाल, आप यहां पे जानते हैं ये आपका क्या है, तो ये मेलाल यहां पे संज्ञा है। क्या है मेलाल, संज्ञा है। और संज्ञा मैंने आपको बताया था, नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। मेरे लाल क्या है कि किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के प्रॉपर नाम को ही क्या कहते हैं मेरे लाल, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सीता, सीता क्या है, ये क्या सीता की सुंदरता की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या मेलाल, यहाँ पे ये आपका विशेष हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेलाल, विशेष हो जाएगा। और यहाँ पे सुंदर या क्या हो जाएगा आपका विशेषण। लेकिन मेला लगा जो प्रविशेषण की बात कर लिया जाए, क्या होता है प्रविशेषण, तो आपको ये पता चल गया कि विशेष क्या हो गया मेलाल, विशेष कोई व्यक्ति हो गया और इसके बारे में जो बताया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अब प्रविशेषण क्या होता है, तो जो विशेषण की भी विशेषता बता दे मेलाल, वो क्या होता है प्रविशेषण। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिख लिया कि सीता, सीता कैसी है मेलाल, सीता बहुत सुंदर है। कैसी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब आपने यहाँ पे देखा मेलाल कि यहाँ पे क्या है, इस सुंदरता की विशेषता ये बताई जा रही है कि बहुत सुंदर है। तो अगर क्वेश्चन में कभी ये आपसे पूछ ले कि यहाँ पे क्या विशेषण कौन है, तो विशेषण प्रविशेषण कौन होता है, बहुत शब्द जो होता है मेलाल वो प्रविशेषण होता है। इसको भी आप गोली की तरह छाप लेंगे। ये समझ लीजिए कि अगर जो कोई आपको मिला रहा है और आपसे ये कह रहा है कि आप बहुत सुंदर हैं, तो ये जान लीजिए कि वो प्रविशेषण का प्रयोग वहां पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मेलाल, उसकी बातों में फंसना नहीं है। ये क्या प्रविशेषण, क्या मतलब बहु, क्या हो जाएगा आपका बहुत। अब उपमान की बात कर लिया जाए तो उपमान क्या होता है मेलाल, उपमा के 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और क्या होता है मेलाल, चौथा क्या होता है विशेष। तो ये आपके 4 धर्म होते हैं। तो मेलाल यहाँ पे याद रखिएगा, उपमान क्या होता है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या विशेषता को प्रकट कर दे वो उपमान कहलाता है। इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। जो क्रिया की विशेषता बताए मेलाल उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या भी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं, अर्थात 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान रखेंगे मेलाल। यहाँ पे देख लीजिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या है। क्या आभासी को अभ्यासिक हो जाएगा, क्या आभास हो जाएगा, क्या आभासित हो जाएगा, क्या अभ्यासित हो जाएगा। मेलाल याद करिए कि मैंने विशेषण क्या बताया था कि जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की क्या विशेषता को प्रकट करे। अब अभ्यास क्या है, अभ्यास की अगर विशेषता को बताया जाए तो अभ्यास का विशेषता क्या हो जाएगा मेलाल, आभासी। क्या बन जाएगा मेलाल, अभ्यासी बन जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। जैसे मैं कह दूं क्या मेलाल, किसी की विशेषता बताना है, जैसे मैंने कह दिया क्या मेलाल, जवान। ये जवान शब्द है मेलाल, और इस जवान में अगर जो आनी प्रत्यय जोड़ दें तो जवान का क्या हो जाएगा, विशेषा, यानी विशेषण बता दिया। तो जवान का क्या हो जाएगा मेलाल, जवान का विशेषण हो जाएगा क्या, जवानी। क्या हो गया मेलाल, जवानी हो गया। मैंने कह दिया बूढ़ा शब्द है, क्या है मेलाल, बूढ़ा शब्द है। और इस बूढ़ा शब्द में, ये बूढ़ा शब्द आपके सामने है मेलाल, इसमें आपा प्रत्यय जोड़ दिया गया। तो आपा प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया मेलाल, बुढ़ापा। क्या बन गया मेलाल, बुढ़ापा बन गया। और बूढ़ा का क्या विशेषण क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। मेलाल याद रखिएगा। तो ये आपके सारे पॉइंट होते हैं, यानी जवान में आने प्रत्यय जोड़ने पर जवानी, बूढ़ा में क्या आपा प्रत्यय जोड़ने पर क्या, बुढ़ापा। ये आपको क्या हो जाएगा मेलाल, विशेषण हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल राइट एकदम समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी होगा। और जितने बच्चे यहाँ पे डी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगर जो ये आपको सेशन जोरदार लग रहा हो मेलाल, अगर जो ये लग रहा हो कि वास्तव में अजीत सर बहुत जोरदार पढ़ा रहे हैं मेलाल, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, एकदम शेयर कर दीजिए। कम से कम 10-10 बच्चों को जोड़ दीजिए मेलाल। अगर जो आप जोड़ते हैं मेलाल तो ये जान लीजिए कि ये आपकी क्लास और धुरंधर होने वाली है, और समझ लीजिए कि धुआं धुआं गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। लिखा है मेलाल
छठवां प्रश्न है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? क्या आपका नारी का अपमान करना, क्या शर्मनाक कार्य करना, क्या कभी समाप्त ना होना, क्या सुंदर स्त्री। सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। क्या आपका नारी का अपमान करना है, कि शर्मनाक कार्य करना है, कि कभी समाप्त ना होना है, कि सुंदर स्त्री। आपने देखा होगा मेरे लाल कि जब दुशासन क्या करता है कि क्या करता है, यानी कि साड़ी द्रौपदी की खींचता है तो खींचते खींचते लस्त हो जाता है, लेकिन वो क्या होती है, वो साड़ी जो होती है मिलल क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी समाप्त ना होना। और जितने बच्चे यहां पे क्या लिखे हैं, कभी समाप्त ना होना, वो बिल्कुल राइट आंसर लिखते हैं। इसी में एक आपके उदाहरण बन जाता है, वो उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं और आपको बताना है कि यहां पे आपका कौन सा अलंकार है। क्या लिखा मेलाल? लिख दिया क्या कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी बीच नारी है, नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है, साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, साड़ी ही की नारी है, नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है। सारे बच्चे यहां पे कमेंट कर देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें अलंकार होगा। सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। तो मेरे लाल फटाफट यहां पे बताना है। अब आप यहां पे देख लीजिए कि क्या हो जाता है, इस संदेह में पड़ जाता है। किसमें पड़ जाता है मेरे लाल? संदेह में पड़ जाता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, क्योंकि वो लस्त हो जाता है। क्योंकि क्या है, साड़ी में लाल खत्म होने वाली बात काम खत्म होती ही नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेलाल? संदेह अलंकार हो जाएगा। इसको भी आप गोली की तरह छाप लीजिएगा, पेपर में आ सकता है मेलाल, इसलिए आपके पेपर के लिए ये बहुत जोरदार आपके लिए क्वेश्चन है। चलते हैं आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह यहां पर छापेंगे। क्या लिखा मेलाल? कि कूप मंडूप होना का अर्थ क्या होता है? क्या कुएं में गिरना, क्या मूर्ख होना, क्या मात देना, क्या सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। सारे बच्चे बहुत गोली की तरह छाप देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेलाल फटाफट एक बार अगर थोड़ा साथ देना चाहते हैं तो सबके मोबाइल में चालू कर दीजिए और कम से कम आप अगर जो 5-5 बच्चों को जुड़ाते हैं मिलाल, तो ये जान लीजिए कि ये क्लास बड़ी धुआंधार होने वाली है और धुआं गर्दा उड़ जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं मिलाल कि आपके आते कितने हैं, आपके क्वेश्चन आएंगे 37, हिंदी में 37 आएंगे। लेकिन अगर जो आप फ्यूचर बिल 247 से मिलाल जुड़ते हैं तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि 38 आएंगे, क्योंकि 38 तो होते नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूं मिलाल कि 37 में 36 में जैसे भी हो सकता है ला करके दिखाऊंगा मिलाल, लगा करके दिखाऊंगा। आपका 100% 36 आएगा, क्योंकि मिलाल 4 क्वेश्चन को देखने, यानी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं कितना सारा डिस्क्राइब कर देता हूं मिलाल, ये आप यहां पे देखेंगे। तो आप एकदम बिल्कुल मिलाल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और फ्यूचर बिल 247 में जुड़ना है। अगर जो आप रजाई के अंदर भी है मिलाल तो बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। किसके लिए मिलाल? यूपी पुलिस के अगर जो वर्दी अपने शरीर में लगाना है मिलाल, तो ये जान लीजिए कि 100% फ्यूचर बिल 247 में आपको देखना है। मैं आपको बताता चलूं मिलाल कि आपको यहां पे मैथ बड़ी जोरदार मिलेगी। किसकी? आशुतोष सर के द्वारा, यानी जो इंजीनियर आशुतोष सर के द्वारा बहुत जोरदार, जो स्वयं सिलेक्टेड है मेरे किसमें, मेरा उसमें रेलवे में सिलेक्टेड है। और इसके अलावा आपको जीएस के धुरंधर अंशु सर भी मिलेंगे मिलाल, जो स्वयं दिल्ली पुलिस में क्या सिलेक्टेड हैं। और मिलाल आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं, सारे टीचर जो हैं एक से बढ़कर के एक है। आदर्श सर भी कई पेपर निकाले हुए हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, और मैं तो दिखाई देता ही हूँ मेरे को मिलाल, आप वैसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मिलाल क्या है कि कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है। तो कूप मंडूक होना का मतलब ये होता है मिलाल कि जो क्या होता है, यानी सीमित ज्ञान होने के कारण क्या हो जाए, स्तब्ध हो जाए मिलाल, उसी को हम क्या कहते हैं कि कूप मंडूक होना, अर्थात सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। जब सीमित अनुभव होता है मिलाल तो हम क्या स्तब्ध हो जाते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर डी दिया है वो बिल्कुल जोरदार आंसर दिए हैं। चलते हैं आज के सेशन के 8वें प्रश्न की ओर और गोली की तरह यहाँ पे छाप देंगे। क्या लिखा है मिलाल? अच्छा, ये जोरदार एक क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला और वा संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। शुरुआत कहां से होगी मेलाल? 1 से होगी। सामाजिक जीवन में क्या क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है? क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। आगे, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। तीसरा ला में क्या लिखा है? यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। मिलाल ये सारे आपके पॉइंट हैं। तो चलते हैं इसको बैठाते हैं मिलाल। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, तो यहां पे देख लीजिए पहले क्या लिखा है मिलाल। पहले में लिखा था कि सामाजिक जीवन में
क्रोध की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल सही में लाल, पहला पॉइंट ये बिल्कुल क्या लिखा है कि क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा मेलाल, अगर जो मेलाल यहां पे क्या लिख ले कि यदि क्रोध ना हो तो दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा मेलाल, यदि क्रोध ना हो तो। फिर तीसरे में चलेंगे, क्या दिखाई देगा, मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट में ये आएगा। आगे चलेंगे मेलाल, लास्ट में आपको क्या लिखेगा, तो उपाय ही ना कर सके, तो चौथा पॉइंट में ये आएगा। तो मैं आपको बता दूं मेलाल मैंने क्या लिखा, उसी के आधार पर आप यहां पे देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिया यहां पे देखेंगे, तो पहला लिया क्या, या पहला क्या ले लिया मेलाल, या ले लिया, तो यहां पे या हो जाएगा। या के बाद दूसरा ऑप्शन मैंने क्या लिया मेलाल, तो यहां पे दूसरे ऑप्शन में ला ले लिया, ला हो जाएगा। ला के बाद तीसरा ऑप्शन क्या लिया मेलाल, तो तीसरे में हमारा क्या आया था, रा आया था, तो रा हो जाएगा। और रा के बाद चौथा क्या आया था मेलाल, तो चौथा में आप क्या लिखे हैं, वाह, तो आपका हो जाएगा वाह। तो जितने बच्चे यहाँ पे या, ला, रा और वाह लगा रहे हैं, देखिए कैसे दिया हुआ है, तो मेलाल बिल्कुल यहाँ पे आंसर ए में दिया है। जितने बच्चे यहाँ पे आंसर ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं। अब मेलाल ऐसे बैठाएंगे, ये जोरदार आपका क्या सीक्वेंस में बैठ गया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा या, ला, रा और वाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे। क्या लिखा है मेलाल कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। चलते मेलाल यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी तक आपने अंग्रेजी में अगर सीखा होगा मेलाल तो केवल 8 दिशाएं सीखा होगा। कौन सी 8 दिशाएं, यहीं पे आपको बना करके पहले दिखा देते हैं। 8 दिशाएं पहले आपने ऐसे सीखा होगा मेलाल, इन दिशाओं को आप देखेंगे, ये आप कहते थे कि ये उत्तर है, ये आपका क्या है मेलाल दक्षिण है, ये आपका क्या है मेलाल पूरब है, ये क्या है आपका पश्चिम है, इतना आपने सीखा होगा। और इन दोनों के बीच की जगह को आप क्या कहते थे मेलाल, उत्तर पूर्व कहते थे। इन दोनों के बीच की जगह को क्या कहते थे मेलाल, तो दक्षिण पूरब कहते थे या पूर्व दक्षिण कह देते थे, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कहते थे, दक्षिण पश्चिम कह देते थे मेलाल, और यहाँ पे क्या कहते थे, तो पश्चिम उत्तर कहते थे। क्या कहते थे मेलाल, पश्चिम उत्तर कहते थे। तो ये आपको 8 दिशाएं देखने को मिलती थी। लेकिन मेलाल यहाँ पे याद रखिएगा, जो हिंदी है, हिंदी में कितने दिशाएं हैं मेलाल, तो हिंदी में आपकी 10 दिशाएं हैं। कितने दिशाएं हैं मेलाल, 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं को आप यहाँ पे जोरदारी के साथ में याद करेंगे। तो ये आपके फिर से मैं 8 दिशा यहाँ पे बना देता हूं और यहाँ पे बता देता हूं। ये आपका क्या है मेलाल, ये आपका उत्तर है, और यहाँ पे क्या है मेलाल, ये आपका क्या है मेलाल दक्षिण है, ये तो आपका रहेगा ही। ये आपका क्या है मेलाल पूर्व है, ये पूर्व है, और इसको हम क्या कहते थे मेलाल, यहाँ पे इसको हम कहते थे पश्चिम। क्या कहते थे मेलाल, पश्चिम कहते थे। अब उत्तर और पूर्व के दिशा को हम क्या कहते थे, तो उत्तर और पूर्व के दिशा को मेलाल ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेलाल, ईशान कहा जाता है। और पूर्व और दक्षिण की दिशा को क्या कहा जाता है मेलाल, तो अग्नेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्नेय कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं मेलाल, नैत्रत्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेलाल, नैत्रत्य कहते हैं, याद रखिएगा, नैत्रत्य कहा जाता है। और मेलाल अगर जो हम पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को देखें तो इसको हम वायव्य कहते हैं। क्या मेलाल, वायव्य कहते हैं। और इसके अलावा मेलाल 2 दिशाएं और आप ध्यान रखेंगे, 2 दिशाएं और कौन कौन सी होती हैं, तो मेलाल आप देखेंगे क्या, एक ऊपर होगा तो उसको हम कहते हैं क्या, ऊर्ध्व। क्या कहते हैं मेलाल, ऊर्ध्व कहते हैं, ऊर्ध्व दिशा कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपका ऊर्ध्व दिशा सबसे ऊपर। जैसे आप देखेंगे तो ये 8 दिशाएं तो हो गई, एक ऊपर और क्या मेलाल, एक नीचे होगा। तो एक ऊर्ध्व होगा और दूसरा क्या होगा मेलाल, यहाँ पे आपका पश्च होगा। ये भी आप यहाँ पे याद कर लेंगे। तो आपको कितने दिशाएं मेलाल, 10 हो गए। आप यहाँ पे गिन लीजिए, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये आपका 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये आपकी 9वीं दिशा हो गई, और ये आपका मेलाल 10वां। तो मेलाल कितने दिशाएं हो गए, 10 दिशा। तो इन 10 दिशाओं को आप याद कर लीजिए। अभी तक तो मेलाल 8 दिशाएं आप याद किया करते थे, लेकिन हिंदी में जान लीजिए 10 दिशाएं होती हैं। पेपर में अभी क्या आया था, ईशान आया था। तो हो सकता है मेलाल अगली बार पेपर में पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा पूछ ले तो आप अग्नेय याद कर लीजिएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा हो सकता है पूछ ले तो आप क्या याद करेंगे मेलाल, नैत्रत्य याद करेंगे। और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा का जो पूछ ले तो आप क्या याद कर लेंगे मेलाल, वायव्य याद कर लेंगे। तो यहाँ पे पेपर में कोई भी छप सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेलाल। तो ये 10 दिशाओं को आपको हिंदी में याद कर लेना है कि हिंदी साहित्य में कितनी दिशाएं, तो 10 दिशाएं याद करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और 10वां प्रश्न क्या कहता है, गोली की तरह छाप देंगे। लिखा क्या है मेलाल कि बलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। क्या होता है, वृक्ष की साल होता है, मृग छाल होता है, गोलाकार घेरा होता है, आवरण होता है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप लेंगे मेलाल। अगर जो हम बात करें किसकी, बलय
बलय की, तो बलय शब्द किससे निकला मेरे लाल? तो बलय शब्द से निकला क्या? वलयाकृत। क्या निकला मेरे लाल? वलयाकृत निकला। और वलयाकृत का मतलब होता है गोलाकार आकृति। कैसे मेरे लाल? गोलाकार आकृति होता है, ये आप जानते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? गोलाकार घेरा। यानी वलय का मतलब क्या होता है मेरे लाल? गोलाकार घेरा। आवरण का मतलब क्या होता है? तो जब आप पढ़े होंगे क्या मेरे लाल? पर्यावरण। तो पर्यावरण में आप पढ़ते हैं क्या? परिधन। क्या मेरे लाल? आवरण। परिधन आवरण पढ़ते हैं, जहां पे परि का अर्थ क्या होता है? हमारे में लाल। आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी क्या में लाल? हमारे चारों तरफ घिरा हुआ जो भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं में लाल? पर्यावरण। यानी किसी क्षेत्र के चारों ओर घिरे हुए चीज से को हम क्या कहेंगे में लाल? पर्यावरण कहेंगे। इसको भी आप यहाँ पे जानते हैं। वृक्ष की साल तो अलग हो गई में लाल, यहाँ मृग छाल को भी आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। अर्थात वलय का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे गोलाकार घेरा हो जाएगा। और जितने बच्चे गोलाकार घेरा लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर। और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मिलाल, बिल्कुल जोर, आपको डरना नहीं है। और कह देना क्या कि लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, और ये हौसले कहते हैं देख लेंगे। ये हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसला बनाइए रखेंगे मिलाल, और मैं कहता हूं कि 100% आपका सिलेक्शन पक्का करा देंगे, चाहे जैसे भी हो। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है मिलाल कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास क्या है? तो मेरा समास का चयन करना है। पहला लिखा है पाप पुण्य, दूसरा लिखा है घुड़सवार, तीसरा लिखा है आजीवन, और चौथा लिखा है पीतांबर। इसके पहले मेरा यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे देखेंगे मेलाल। समास के प्रकार आप लिख लीजिए यहाँ पे एकदम जोरदार के साथ। पहला क्या है मेलाल? ये आपके समास है। तो पहला क्या है मेलाल? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा जो होता है मेलाल, दूसरा क्या होता है आपका? यहां पे मैंने कह दिया क्या? द्वंद्व समास। कौन सा मेलाल? द्वंद्व समास हो गया, समास हो गया। तीसरा जो हो गया मेलाल आपका क्या? द्विगु समास हो गया, द्विगु समास हो गया। तीसरा मेलाल याद रखिएगा, गोली की तरह छापते चलिए मेरे साथ, आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो है मेलाल, कर्मधारय के बाद आप तत्पुरुष लिख लीजिएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के बाद आप अगला देख लेंगे क्या? बहुब्रीहि समास। कौन सा मेलाल? बहुब्रीहि समास लिख लेंगे। तो आपको कितने समास हो गए मेलाल? बहुब्रीहि। आप चेक करिए मेलाल, आपको कितने समास दिखाई दिए? तो पहला क्या है? एक अव्ययी भाव, दूसरा आपका द्वंद्व, तीसरा आपका क्या मेलाल? द्विगु, चौथा क्या आपका कर्मधारय, पांचवा क्या मेलाल आपका तत्पुरुष, और छठवां क्या आपका क्या यहाँ पे बहुब्रीहि है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर जी ये भी बता दीजिए कि ये कैसे होते हैं। तो मेलाल बिल्कुल आपको यहाँ पे जोरदारी के साथ में बताएंगे, सबके उदाहरण साथ साथ में, और ये भी बताते चलेंगे किसको कहेंगे क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या मेलाल? अव्ययी भाव समास। क्या मेलाल? अव्ययी भाव समास। एकदम गोली की तरह छाप लेंगे। क्या होता है अव्ययी भाव समास? जिसका दो पद होते हैं। किसी भी समास में दो पद होते हैं। एक होता है मिलाल क्या? पूर्व पद, और दूसरा क्या होता है मिलाल? उत्तर पद होता है। क्या होता है मिलाल? उत्तर पद होता है। तो जिस समास का पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। क्या मिलाल? अव्यय हो। या क्या हो मिलाल? प्रधान हो। या मिलाल क्या हो? पहले पद को हम क्या उपसर्ग कह दे या उपसर्ग लिखा हो, तो मिलाल वहां पे आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। इन पॉइंट को आप गोली की तरह छाप लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मिलाल में जैसे कह दिए क्या कहते? दिनों दिन। क्या कह दिया मिलाल? दिनों दिन कह दिया। दिनों दिन हो गया मिलाल। रातों रात हो गया, रातों रात हो गया मिलाल, रातों रात। बातों बात कह दिया मिलाल, बातों बात कह दिया। ये आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। इसके अलावा मिलाल क्या? अगर जो हम कहते हैं क्या? यथाशक्ति। क्या कह दिया? यथाशक्ति। ये यथाशक्ति हो गया। या हम कह दिए क्या मिलाल? प्रतिदिन कह दिया। प्रतिदिन के अलावा क्या कह दिया मिलाल? पंकज कह दिया। पंकज के अलावा क्या कह दिया मिलाल? आजीवन कह दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे मिलाल बहुत सारी चीज आपको मिलेंगे। क्या है आपका? उपसर्ग है। तो मैंने बताया उपसर्ग है तब भी आप क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव लगाएंगे। प्रतिदिन में आपका प्रति उपसर्ग है। पंकज में आपका पंक उपसर्ग है। यथाशक्ति में आपका यथा उपसर्ग है। तो जहां पर उपसर्गों का प्रयोग है मेरा वहां पे भी आप क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव समास लगाएंगे। अगर दूसरी बात कर लिया जाए द्वंद्व समास कब होता है, तो इसको भी आप यहां पे गोली की तरह छाप लेंगे। क्या होता है द्वंद्व समास? आप यहां पे देखेंगे मेलाल। अगर द्वंद्व समास की बात कर लिया जाए तो द्वंद्व समास क्या होता है? तो मेलाल याद रखेंगे कि जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो, यानी मेलाल क्या कि दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पद प्रधान हो। क्या हो मेलाल? प्रधान हो मेलाल। तो वहां पे क्या लिखेंगे आप? यहां पे द्वंद्व समास लिखेंगे। या तो एक चीज और यहां पे याद कर लीजिए, अगर जो विलोम शब्द का प्रयोग कर दे तो विलोम का मतलब ही होता है क्या? प्रधान पद। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और प्रधान भी रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे मेरे लाल? द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? मैंने कह दिया क्या? माता पिता। क्या कह दिया मिलाल? माता पिता कह दिया। मैंने कह दिया क्या मिलाल? दिन रात कह दिया। दिन रात कह दिया। मैंने कह दिया क्या मिलाल?
बहन भाई कह दिया, बहन भाई कह दिया। इसके अलावा मेलाल क्या हो जाएगा, दाल चावल हो गया। क्या हो जाएगा मेलाल, दाल भात आप लिखिए डायरेक्ट, दाल दाल भात हो गया। ये सारे के सारे आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। अगर मेलाल यहीं पे द्विगु समास की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, द्विगु समास कब होता है, तो जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रथम पद क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाए। आप यहां पे याद रखेंगे, तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वो आपका द्विगु समास होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे बात कर लिया जाए, क्या होगा, तो जैसे कह दें क्या मेलाल, यहां पे कह दिया क्या त्रिकोण, क्या कह दिया मेलाल, त्रिकोण कह दिया। और आपने देखा क्या त्रिकोण में आपको क्या दिखाई दिया, त्रि मतलब होता है तीन, यानी तीन कोणों का समूह। कितने मेलाल, तीन कोणों का समाहार। तो मेलाल यहां पे दिखाई क्या दिया, तीन आपको क्या संख्यावाची है। मैंने कह दिया क्या मेलाल, यहां पे क्या कह दिया, पंचपात्र। क्या कह दिया मेलाल, पंचपात्र कह दिया। पंचपात्र का मतलब होता है पांच पात्रों का समाहार, पांच पात्रों का समूह या समाहार। पांच क्या है आपका, संख्यावाची है। मैंने कह दिया क्या मेलाल, सप्तऋषि। क्या कह दिया, सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब क्या होता है, सात ऋषियों का समूह। मैंने कह दिया क्या मेलाल, नवग्रह। तो नवग्रह में आप क्या क्या देखे कि नौ ग्रहों का समूह। तो ये जो होते हैं मेलाल आपके क्या हो गए, आपका द्विगु समास हो जाएगा। आगे बात कर लिया जाए मेलाल, तो तीन आपको समास समझ में आ गए होंगे। पहला अव्ययी भाव, दूसरा आपका द्वंद्व, तीसरा आपका द्विगु, चौथा आप लिख लीजिए मेलाल क्या, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। देखेंगे मेलाल कर्मधारय की बात कर लिया जाए तो कर्मधारय में क्या होता है मेलाल, कर्मधारय में देखेंगे, कर्मधारय देख लीजिए क्या होता है, तो जिस समास का प्रथम पद क्या होता है मेलाल, विशेष होता है, विशेष। और इसके अलावा मेलाल विशेषण का प्रयोग होगा, विशेषण का प्रयोग होगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा मेलाल, यहां पे आपका हो जाएगा क्या, कर्मधारय। एग्जांपल के लिए देखेंगे क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया क्या मेलाल, श्वेतांबर। क्या कह दिया, श्वेतांबर कह दिया। और आपने देखा क्या, श्वेतांबर मतलब कैसा, सफेद है अंबर, सफेद है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। तो सफेद अर्थात क्या होता है मेलाल, यहां पे सफेद आपका क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। तो जहां पर विशेषण और विशेष मिलेंगे मेलाल आपको क्या हो जाएगा, वहां पे कर्मधारय। मैंने कह दिया क्या मेलाल, नीलांबर। क्या कह दिया, नीलांबर कह दिया। तो नीला है कपड़ा जिसका, अर्थात नीला है अंबर जिसका। मैंने कह दिया क्या, नील कमल। क्या कह दिया मेलाल, नील कमल कह दिया। तो नील कमल में कैसे, नीला है कमल जो आपने देखा, यहां पे भी आपका कर्मधारय हो जाएगा। इसके बाद मेलाल बात करेंगे किसका, तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तो क्या होता है तत्पुरुष समास, इसको भी देख लेंगे। जहां पर कारकों का लोप होगा, कारकों का लोप हो जाए मेलाल, वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे आपका होता है तत्पुरुष समास। मैंने बताया था सातों कारक, इसके पीछे बताया है। अगर जो आप देखना चाहे तो पीछे आप स्लाइड को देख लीजिएगा मेलाल। अगर सातों कारक की बात करें तो यहां पे केवल एक दो एग्जांपल बता देते, जैसे क्या कहते हैं मेलाल, राजपुरुष। क्या कहते हैं मेलाल, राजपुत्र कह दें। राजपुत्र अर्थात राजपुत्र का मतलब क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। किसका मेलाल, राजा का पुत्र कह दिया। अब आप यहां पे देखेंगे क्या, ये का क्या लगा है, ये आपका संबंधित करण लगा हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष में हो जाएगा, ये आपका तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे बहुब्रीहि की बात कर लिया जाए, क्या होता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास देखने के लिए क्या करेंगे मेलाल, जहां पर दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, जहां पर किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वहां पे क्या होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या देखेंगे, जैसे कह दिया क्या मेलाल, लंबोदर बोल दिया। तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबोदर बोल दिया। लंबोदर में क्या कहेंगे मेलाल, लंबा है उदर जिसका। क्या कह दिया मेलाल, लंबोदर बोला। और लंबोदर में आपने देखा क्या लिख गया कि लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका। अब आपने यहां पे क्या देखा मेलाल, तो तीसरा पद अपने आप प्रधान बनकर के आ गया, जिसको आप क्या कहते हैं, जैसे आपको गणेश, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हो गया, गणेश हो गया। मैंने कह दिया पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, तुरंत आप कह दिया कि विष्णु हो गया। मैंने कह दिया दशानन, यानी 10 आनंद जिसके, तीसरा पद अपने आप प्रधान हो गया, अर्थात प्रधान क्या हुआ, रावण का नाम आप लेंगे। मैंने कह दिया क्या मेलाल, क्या कह दिया कि अगर जो मैंने कह दिया कि यहां पे देखेंगे या आपको हो गया, मान लीजिए लंबोदर कह दिया, और बहुत सारे शब्द हैं, तो अगर इनको आप याद करेंगे तो ये आपके बहुब्रीहि समास। तो आपको छवो समास समझ में आएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो मेरा यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे आंसर आपका क्या था। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, दिया है क्या कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास क्या होगा। तो अव्ययी भाव समास देखिए मेरा आजीवन, क्या लिखा है, आ क्या है आपका, उपसर्ग है, और उपसर्ग के बाद में क्या नाम है, अगर कोई शब्द मिलेंगे फिलहाल तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यहां पे आपका अव्ययी भाव बनेगा। पाप पुण्य क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। आप द्वंद्व समास यहां पे मार दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। घुड़सवार मतलब क्या होता है, घोड़े पे सवार या घोड़े पर सवार। पर क्या होता है मेरा आपका क्या कारक होता है, और कारक क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक यहां पे होता है। इसलिए आपका यहां पे क्या हो जाएगा मेरा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक हो गया। इसलिए यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा
यहां पे आपका हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीतांबर की बात कर लिया जाए मिलाल, पीला है अंबर जिसका, अर्थात यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिलाल, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इन पॉइंटों को आप यहां पे गोली की तरह छाप लेंगे। तो यहां पे जितने बच्चे आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के 12वें प्रश्न की ओर और गोली की तरह यहां पे छाप देंगे। क्या लिखा है मिलाल, 12वां प्रश्न आपके सामने ये है। सारे बच्चे यहां पे गोली की तरह छाप देंगे कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये लिखा है मिलाल कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। अब मैंने बताया क्या था कि आपको पर मिल गया मिलाल, जब भी पर मिल जाए तो मैंने क्या कहा था कि यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। कौन सा हो जाएगा मिलाल, अधिकरण कारक। एक बार कारकों को यहां पे फटाफट सारे बच्चे गोली की तरह छापेंगे कि क्या होते हैं कारक। कारक में मिलाल देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, कर्ता होता है, और कर्ता का जो क्या होता है, चिन्ह होता है, ने होता है। कर्ता के बाद क्या मिलाल, कर्म होता है, कर्ता ने कर्म को याद कर लेंगे। करण क्या लिखेंगे मिलाल, करण के बाद याद करेंगे से, कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान का मतलब क्या हो जाएगा मिलाल, संप्रदान लिख लेंगे। संप्रदान में क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के, इसके लिए ये याद करेंगे मिलाल। ये तीनों पॉइंट याद कर लेंगे। अगर जो मिलाल अपादान की बात किया जाए तो अपादान में भी से लगता है, लेकिन ये से किसके लिए होता है मिलाल, अलग होने की स्थिति में। इनको यहां पे गोली की तरह छाप देंगे। फिर क्या होता है मिलाल, संबंध होता है, और संबंध कारक में क्या होता है मिलाल, का के की, का के की होता है। इसके अलावा मिलाल क्या, रा रे री, रा रे री होता है। इसके अलावा क्या होता है मिलाल, ना ने नी, क्या, ना ने नी, इनका प्रयोग यहां पे किया जाता है। और इसके अलावा मिलाल ध्यान देंगे तो अगला क्या होता है, अधिकरण होता है, और अधिकरण का जो चिन्ह होता है मिलाल में होता है, और क्या होता है मिलाल, पर होता है। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे मिलाल, ये आपका क्या हो गया, संबोधन। और संबोधन में क्या होगा मिलाल, तो संबोधन में आपका क्या हो जाएगा, हे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे अजी लिख जाएंगे, क्या लिखा जाएगा, अजी, ए जी, ये सब लिखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे मिलाल, आपके संबोधन हो जाएंगे। तो आपने देखा क्या, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, ये सातवां हो गया, और ये 8वां हो गया। आप यहां पे देखेंगे क्या मिलाल कि ठीक समय पर आना, पर लगा है। आपने बताया क्या, मैंने अभी बताया था कि आपको अधिकरण के साथ में और पर मिलेगा। पर मिल गया मिलाल, आप तुरंत लगा दीजिए कि यहां पे आपका कारक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे अधिकरण कारक लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। संप्रदान में मैंने बताया क्या था मिलाल कि संप्रदान में क्या रहेगा, को और के लिए। तो अगर यहां पे आपको को मिल गया या तो के लिए मिल गया मिलाल, तो आप यहां पे बिना सोचे समझे आप संप्रदान लगा दीजिए। कर्म में क्या होता है मिलाल, कर्म के साथ में को लगा रहेगा, को मिल जाए तो क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। करण क्या हो जाएगा मिलाल, से होता है। जैसे क्या हो जाएगा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा ना मिलाल, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ये आप बिल्कुल जोरदार के साथ में गोली की तरह छाप लेंगे। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, गोली की तरह यहां पे छापेंगे। क्या लिखा मिलाल, मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। सारे बच्चे यहां पे गोली की तरह छाप देंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लेना है, फटाफट एकदम गोली की तरह छापना है कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका पूजा घर और पुजारी होगा, क्या गुफा और बड़ी गुफा होगा, क्या घर और सवारी होगा, क्या देवालय और अस्तुशाला होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। तो मिलाल यहां पे आपके सामने एक और बता देते हैं, यहां पे इसका भी युग्म का आपको बताना है, अली और आली का क्या होगा। सारे बच्चे यहां पे गोली की तरह छाप देंगे कि अली और आली का क्या होगा। सारे बच्चे इस युग्म का भी अर्थ बताएंगे। सारे बच्चे पहले इसको बताएंगे मिलाल, अली का मतलब क्या होता है जानते हैं, भंवरा होता है। लेकिन मिलाल आली का मतलब क्या होता है, सखी या सहेली होता है। इसको भी आप यहां पे देखेंगे मिलाल। तो जब आपका आ जाए भंवरा और सखी आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आपके लिए मिलाल एकदम जोरदार के साथ में आप कमेंट करिएगा कि यहां पे आप बताइएगा कि एक लिखा है क्या, अंश, और दूसरा क्या लिखा है, अंश। इन दोनों का आपको अर्थ गोली की तरह छाप देना है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए एक पॉइंट है मिलाल। तो यहां पे याद रखेंगे मंदिर का मतलब क्या होता है मिलाल, देवालय होता है। यहां पे लिख लीजिए देवालय होता है। अब मिलाल अगर बात कर लिए किसका, मंदिरा का अर्थ करें तो इसका अर्थ होता है मिलाल अस्तुशाला। क्या होता है मिलाल, अस्तुशाला होता है। तो जितने बच्चे यहां पे क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, देवालय और अस्तुशाला, वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जितने बच्चे आंसर 13 का डी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार दे रहे हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है मिलाल, और जोरदार के साथ में आपको लग जाना है। और कहना क्या है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। बिना पसीना बहाए मिलाल कुछ नहीं होने वाला। अगर जो वास्तव में आपको वर्दी पहननी है तो पसीना मेरे साथ साथ आपको बहाना पड़ेगा। मेरे भी पसीना बहेगा और आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा मिलाल। जोरदार के साथ में लग जाइए और ये जान लीजिए इस
सर्दी आपकी वर्दी 100% हो जाएगी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, गोली की तरह छाप देंगे। लिखा है मेलाल कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। तो याद रखिएगा मेलाल, वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं, यहां पे इनको भी आप सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरा का पूरा सूफड़ा साफ कर देना है मेलाल। देखेंगे तो वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं। एक होता है मेलाल आपका क्या, साधारण वाक्य होता है। दूसरा क्या होता है मेलाल, मिश्र वाक्य होता है। मिश्र के बाद तीसरा क्या होता है मेलाल, संयुक्त वाक्य होता है। इन तीनों को आप गोली की तरह यहां पे छाप लेंगे। मिश्र वाक्य में आपको क्या मिलेगा मेलाल, जैसे तैसे ज्यों त्यों, क्या मेलाल, जैसे जैसे तैसे तैसे में लाल, इसके अलावा मिलाल क्या, ज्यों ज्यों, इसके अलावा क्या मिलाल, त्यों। अगर ये शब्द मिल जाए मिलाल किसी के बीच में, आप मिश्र वाक्य मारिए एकदम जोरदारी के साथ में मिलाल। अगर जोड़ने वाले शब्द मिल जाएं तो आप संयुक्त मारेंगे। जैसे मैंने कह दिया क्या मिलाल, और कह दिया, इसके अलावा क्या कह दिया, लेकिन कह दिया, किंतु कह दिया, परंतु कह दिया, परंतु कह दिया मिलाल, अथवा कह दिया। आपने देखा क्या मिलाल, ये सारे के सारे शब्द क्या करते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं। तो जब एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने वाले मिलेंगे, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब मेरा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। साधारण की बात कर लिया जाए तो इसके अलावा जो मिलेंगे आपके क्या हो जाएंगे, साधारण वाक्य हो जाएंगे। तो आपने देखा क्या, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये क्या है मिलाल, एक शब्द है, एक विधेय है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मिलाल, साधारण वाक्य। आगे क्या लिखा है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, यहां पे भी साधारण वाक्य का प्रयोग किया गया, साधारण वाक्य का। अगर मिलाल बात करें क्या कि लिखा, वह घर से निकला, ये देखिए मिल गया, और मिल गया, कुछ भी नहीं ढूंढना है मिलाल, इन सबको आपको नोट कर लेना है। और लेकिन किंतु परंतु याद करिए। तो अगर मिलाल यहाँ पे क्या मिल गया, और मिल गया, और मिला, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप तुरंत लगा देंगे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और ज्यों त्यों मैंने बताया, ज्यों त्यों कहां मिला मिलाल, मिश्र वाक्य में मिला। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर डी लगाया है, बिल्कुल एकदम जोरदारी के साथ में आंसर सही लगाया है, एकदम जोरदार आंसर। चलेंगे आज के सेशन के 15वें प्रश्न की ओर, और क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। लेकिन मिलाल ये एक निर्देश है, ऐसे निर्देश आपको देंगे मेलाल, और इसके संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन देगा। क्या है कि 53 से 56 मेलाल, ये देख लीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर लिखने में 53 से 56 लिख गया, लेकिन आप उसको देखिएगा नहीं। मतलब आपके इसके बीच में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लिखा क्या है, वाक्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वाक्यांश आपको पढ़ना है और इससे संबंधित आपको प्रश्न को उत्तर देना है। ऐसे ही एक गद्यांश देगा या तो पद्यांश देगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न देंगे। उन प्रश्नों को करने के लिए आप इन्हीं पद्यांश का सहारा या इन्हीं गद्यांश का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो क्या लिखा है मेलाल कि आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, अब गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद याद आई है। उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। देखिए मिलाल कितनी जोरदार यहाँ पे पंक्ति लिखी हुई है, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे आपके सामने। जैसे ये प्रश्न आपको दिखाई दिया कि लिखा, कवि के मन में इच्छा किसकी उत्पन्न हो रही है। तो मैंने आपको भी यही बताया मिलाल कि यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, कुछ अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहा है, और इच्छाओं को व्यक्त करते हुए क्या कर रहा है मिलाल कि अपने महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए वो इच्छाएं व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या ए दे रहे हैं, 15 का बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे इसके अलावा मिला 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या कहता है मिला, देखेंगे कि सूखे पत्तों पर प्रतीक है। सूखे पत्ते किसका प्रतीक है यहाँ पे, कि पतझड़ के हैं, कि मन के सूनेपन की है, कि अकाल के हैं, कि सुखता के हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेलाल, थोड़ा एक बार फिर से इसमें आएंगे। तो आप यहाँ पे देखें क्या कि आप लिखा है कि जमाएं आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। तो यहाँ पे आप क्या लिखा है मेलाल, जो सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। यहाँ पे आप देखिए कि कवि किसके बारे में बात कर रहा है, तो कवि अपने मन के सूखेपन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मन का सूखापन हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर भी लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल जोरदार मिलाल। चलेंगे 17वें प्रश्न की ओर, और 17वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। लिखा क्या कि निम्न कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। किस कली पर बहार का आगमन हुआ है, क्या भाई रूपी कलियों पर, क्या शुष्क कलियों पर, क्या छोटी नई कलियों पर, क्या विचार की कलियों पर। तो आप फिर से एक बार चले मिलाल, या तो आप पहले देख लिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पे तो आपके पास पेपर रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए मिलाल किस पे कलियों पर, तो विचार रूपी कली। कली कैसा है मिलाल, विचार रूपी कली। ये पंक्ति में भी दिया है मिलाल, तो डायरेक्ट आप विचार रूपी कलियां यहाँ पे लगा दीजिए। क्या लिखा है मिलाल, विचार रूपी कलियां। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये आंसर हो जाएगा। क्या क्या लिखा है कि विचार की कलियों पर, क्या विचार की कलियों पर क्या हो गया मिलाल, बहार खिल आई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 18वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे।
कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। अब यहाँ पे मेरे लाल क्या फसल उगाएगा, कवि कभी फसल नहीं उगाता बल्कि मन रूपी अपने उसमें क्या विचारों में क्या करता है, परिपक्वता करता है कि यहाँ पे अपना अस्तित्व जमाना चाहता है कि लहलहाती फसलों को, कि विचारों की गंभीरता। तो मेरे लाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि विचारों की परिपक्वता को वो देखना चाहता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है कि विचारों में परिपक्वता, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर 18 का ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे 19वें प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। क्या लिखा है लाल कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए और यहां पे आपको बताना है। एक में लाल यहां पे देखेंगे ये खाली स्थान है, यहां पे आपने देखा खाली स्थान है और कुछ यहां पे ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं ऑप्शन से ही चुन करके आपको क्या लगाना है मिलाल, आंसर लगाना है। क्या लिखा है, रामू की डैश 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 केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, रामू की अपेक्षा या उपेक्षा, क्या लगाएंगे तो यहां पे लिखेंगे क्या, रामू की उपेक्षा का जो लिख दे तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा मतलब उससे ज्यादा, तो उसकी अपेक्षा क्या हो गया, उसके अपेक्षा क्या है मेलाल, अधिक बुद्धिमान है। तो मेलाल यहां पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपेक्षा और अपेक्षा होगा। तो जितने बच्चे उपेक्षा और अपेक्षा लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होगा मेलाल, उपेक्षा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया मेलाल, यहाँ पे सी हो गया। और जितने बच्चे 19 का आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे। लिखा क्या कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए, पानी बिच मीन प्यासी मैं सुन सुन आवे हासी। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका क्या होगा, क्या विभावना हो जाएगा, क्या अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्या विशेष हो जाएगा, क्या उपमा हो जाएगा, क्या विशेषोक्ति हो जाएगा, क्या उपमा होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप लेंगे। उसके पहले यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे मिलाल कुछ अलंकारों के बारे में बात कर लेते हैं, हो सकता है पेपर में छप ही जाए, यहाँ पे याद रखेंगे मिलाल। अलंकारों की बात करें तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ये बात कर लिया जाए। या तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ मिलाल बहुत बार पेपर में पूछा है, आभूषण होता है। क्या होता है, आभूषण होता है। इसको यहाँ पे आप गोली की तरह छाप लेंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं मिलाल, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिलाल क्या, शब्दालंकार। क्या होता है मिलाल, शब्दालंकार होता है। दूसरा क्या होता है मिलाल, अर्थालंकार होता है, अर्थालंकार होता है। अब मिलाल शब्दालंकार के अंतर्गत मुख्यतः 3 अलंकार को पढ़ते हैं। पहला क्या होता है मिलाल, यमक अलंकार। दूसरा क्या होता है मिलाल, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास होता है। और तीसरा आप इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, श्लेष अलंकार को पढ़ते हैं। मिलाल अगर बात कर लें किसकी, अर्थालंकार की बात कर लें तो मुख्यतः तो इसमें भी 3 होते हैं, बाकी आप पढ़ने के लिए बहुत सारे पढ़ते हैं। जैसे आप क्या पढ़ते हैं मिलाल, यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होता है, उपमा होता है। दूसरा क्या होता है मिलाल, रूपक होता है। रूपक के अलावा क्या होता है मिलाल, उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा के अलावा मिलाल यहाँ पे क्या देखेंगे तो संदेह अलंकार भी होता है, संदेह होता है मिलाल। इसके अलावा क्या होता है मिलाल, भ्रांतिमान होता है, भ्रांतिमान होता है, भ्रांतिमान। इसके अलावा मिलाल प्रदीप्त अलंकार होता है, प्रदीप्त अलंकार होता है। इसके अलावा भी मिलाल क्या होता है, विभावना अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। इसके अलावा मिलाल बहुत सारे अलंकार होते हैं, अलंकारों के बहुत सारे यहाँ पे रूप ये क्या देख लीजिए, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो मिलाल यहाँ पे बहुत सारे अलंकारों के रूप होते हैं। अब क्या होता है शब्दालंकार, तो जहां पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जहां पर अर्थों से चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। कुछ पॉइंट आपको बताते चलते हैं मिलाल। एक जैसे 2 शब्द हो, किसे मिलाल, एक जैसे 2 शब्द हो कि या 2 या 2 से अधिक शब्द हो और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बोल दूं क्या मिलाल, ये आप देखेंगे मिलाल समझने के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे किसके लिए मिलाल, सजना के लिए। अब आपने यहाँ पे देखा क्या मिलाल, तो यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक सजना दूसरा सजना। तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब क्या है मिलाल, तैयार होना। क्या होना मिलाल, तैयार होना। किसके लिए तैयार होना है मिलाल, तो अपने प्रियतम के लिए तैयार होना है। एक नायिका कह रही क्या सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना का मतलब तैयार होना और दूसरे सजना का मतलब प्रियतम। तो मिलाल एक जैसे 2 शब्द मिले लेकिन उनके अर्थों में क्या पाई गई, भिन्नता पाई गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे मैं और बोल दूं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराय जगवा पाए बौराय। तो कनक कनक 2 हैं, लेकिन पहले कनक का अर्थ क्या है मिलाल, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। मैं कह दूं क्या, काली घटा की घमंड घटा, एक काली घटा घटा दूसरा घटा। पहले घटा का मतलब क्या होता है, बादलों का छा जाना, और घटा का मतलब होता है घट जाना, बादलों का घट जाना। 2 शब्द एक जैसे आए लेकिन अर्थों में भिन्नता पाई गई। क्या मिला मिलाल, यहाँ पे यमक अलंकार मिला। कहते क्या
कि यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अनुप्रास की बात कर लिया जाए मिलाल, अनुप्रास क्या होता है, तो जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, किसकी मिलाल, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जहां पर पाई जाएगी अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मैंने क्या कह दिया मिलाल कि क्या यहाँ पे बोले क्या रघुपति राघव राजा राम, ये देखेंगे मिलाल यहाँ पे लिख भी दिया, ये लिख दिया क्या रघुपति रघुपति राघव राजा राम, राघव राजा राम। आपने देखा क्या मिलाल, रा 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 वर्णों की आवृत्ति हो रही है, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है मिलाल। व्यंजन वर्ण, अगर व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए, आप क्या लिखेंगे मिलाल, अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। मैं कह दूं क्या कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क 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 शब्द आ रहे हैं मिलाल, क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मिलाल। कि आप क्या भी याद कर सकते हैं क्या कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चाचा चाचा वर्णों की आवृत्ति हो रही है, आपका वहां पे भी क्या हो जाएगा अनुप्रास। श्लेष का मतलब क्या होता है मिलाल, चिपकना होता है, जहां पर एक शब्द कई शब्दों से चिपका हुआ हो तथा किसी एक शब्द के कई अर्थ हो, वहां पर आपको क्या होता है मिलाल, श्लेष अलंकार। जैसे हम क्या कहते हैं एग्जांपल में कि चरण धरत चिंता कर भावत निंद्र सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुवर्ण के तीन अर्थ है। सुवर्ण का मतलब क्या होता है, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। सुवर्ण सुंदर वर्ण को कौन ढूंढेगा मिला, कवि, और सुंदर स्त्री को कौन ढूंढेगा, व्यभिचारी, और सोना कौन ढूंढेगा, चोर ढूंढेगा। यानी एक शब्द कई शब्दों से चिपका हुआ भी मिला, तो यहाँ पे अनुप्रास श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उपमा मिलाल। तो उपमा मैंने बताया, यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट आप देख लेंगे, इन्हीं को याद करेंगे, इसके बाहर आपको किसी को नहीं याद करना है। उपमा की बात कर लिया जाए मिलाल, तो इसका कुछ वाचक शब्द है, इन वाचक शब्दों को आप याद करिए मेरे लाल। अगर जो पेपर में आपका ये क्वेश्चन छूट जाएगा तो बताइएगा, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि केवल फ्यूचर बिल 247 यहां पे आपको बता सकता है। वाचक शब्द क्या है मिलाल, जैसे अगर जो आ जाए से, क्या आ जाए मिलाल, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, सरिस आ जाए मिलाल, इसके अलावा आ जाए समान आ जाए, समान आ जाए, सा आ जाए, ये शब्द अगर जो मिलाल मिले, इसके अलावा क्या मिल जाए, यू मिल जाए, तो मेलाल बिना सोचे समझे आप लगाइए क्या उपमा अलंकार। एग्जांपल में भी देख लीजिए मेलाल, जैसे कहते क्या पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। अब आपने क्या देखा मेलाल, डोला ये लिख दिया मेलाल, डोला। आपने देखा क्या सरिस शब्द दिया है। अब मैंने बताया क्या बीच में अगर पंक्ति के बीच में सरिस आ जाए आप तुरंत लगा देंगे उपमा अलंकार। मैंने कह दिया क्या मेलाल कि यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल सही समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या सरिस लिखा है ना मेलाल, बिल्कुल सही आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं मेलाल, तो ये दिखाई दिया उपमा का। अगर जो रूपक में अलंकार क्या होगा, रूपक में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता मेरे लाल, इसके अलावा सब कुछ होता है। जैसे रूपक का भी एक उदाहरण बोल दें क्या मिलाल, क्या लिख दे कि क्या लिखेंगे, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, बंदव हरिराई। अब आप देखेंगे मिलाल हरी राई, यहाँ पे देखेंगे क्या मिलाल, यहाँ पे क्या चरण रूपी कमल, कमल कैसा है मिलाल, चरण रूपी कमल है, तो आपको ये डैश भी मिल जाए मिलाल और इस प्रकार मिल जाए, तो कमल रूपी चरणों को कह दिया गया मिलाल, अर्थात उपमेय को मान लिया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया मिलाल, यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा की यदि बात किया जाए मिलाल, तो उत्प्रेक्षा में कुछ वाचक शब्द होते हैं, उनको भी आप गोलिक तरह छाप लेंगे। अगर किसी पंक्ति के बीच में अगर जो आप क्या मिल जाए मिलाल, जन्म मिल जाए, इसके अलावा क्या मिल जाए, जानो मिल जाए, मनु मिल जाए, इसके अलावा क्या मिल जाएगा मिलाल, मानो मिल जाए, इसके बाद क्या मिल जाए, जनहु मिल जाए, इसके अलावा क्या मिल जाए, मनहु मिल जाए, मनहु मिल जाए, इसके अलावा क्या मिल जाए, जनो मिल जाए, इसके अलावा क्या मिल जाए मिलाल, मनो मिल जाए, मनो मिल जाए। मिलाल बिना सोचे समझे आप उत्प्रेक्षा अलंकार मालेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा रहेगा, सोहत ओढ़ है पीतपट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़ है पीतपट, ओढ़ है पीतपट, पीतपट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, सलोने गात। अब मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब हमको दूसरा नहीं लिखना है, ये मनहु शब्द लिखा है, तो मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये मनहु शब्द मिल गया। मैंने बताया ये मिल जाए शब्द, आप मिलाल तुरंत मार दीजिए क्या कि यहाँ पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार कब होता है, चलते हैं अब उदाहरण की ओर मिलाल। उदाहरण क्या कहा था यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये लिखा था क्या कि क्या लिखा था कि पानी बिच मीन प्यासी मैं सुन सुन आवे हांसी। मेला देखिए जो पानी में रहेगा मतलब क्या कारण होते हुए भी वो सही कारण को नहीं प्राप्त कर पा रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मिलाल, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्ति हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर विशेषोक्ति लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। अतिशयोक्ति क्या होता है मिलाल कि जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करे कि मिलाल लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए। यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए कि लोक सीमा का उल्लंघन, लोक सीमा का उल्लंघन मिले मिलाल, क्या बन जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि हनुमान के पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सिंगरी जल गई गए निशाचर भाग। जब हनुमान जी के पूंछ पर आगे नहीं लगी मिलाल तो कैसे लंका जल सकती है, आप सोचिए। मैंने कह दिया क्या यहाँ पे लिख दिया
आगे नदियां पड़ी अपार, एक लिख भी देते हैं आपके सामने ताकि आप यहां पर लिख लीजिए। आगे नदियां पड़ी अपार, पड़ी अपार, अपार। घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे कैसे उतरे पार, उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, सोचा इस पार। तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार, चेतक था उस पार, था उस पार। अब आप यहां पे देखिए मेलाल, ये लोक सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। आगे नदियां इतनी अपार पड़ी है कि जिसको पार करना मुश्किल है, लेकिन अब यहां राणा प्रताप इस प्लाट केवल सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक उस प्लाट पहुंच गया। यानी क्या चेतक क्या उड़ गया था भाई, इतने बड़े नदी क्या उड़ करके पार कर लिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करे जो लोक सीमा का उल्लंघन करे मेलाल, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे मेलाल। इसके अलावा भी क्या है, जैसे हम बहुत सारे इसके बहुत सारे उदाहरण है, एक दो उदाहरण नहीं है, है ना। तो मेलाल यहाँ पे आपका ये बहुत अच्छे उदाहरण है। अगर जो मेलाल यहाँ पे बात कर ले किसकी, विभावना की बात कर ले। विभावना में क्या हो जाएगा मेलाल, सारे बच्चे यहाँ पे विभावना के लिए फटाफट कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा मेलाल। विभावना का मतलब क्या होता है मेलाल, कल्पना होता है। क्या होता है मेलाल, कल्पना होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिना पग के कैसे चल सकता है कोई, तो बिनु पग अर्थात कारण नहीं है लेकिन वो चल रहा है। तो मेलाल बिनु पग चले सुने बिनु काना, कहीं विध कर्म करे विधनाना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मेलाल, यहाँ पे आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। तो ये सारे आपको समझ में आए होंगे। उपमा मैंने अभी बता दिया मेलाल। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे 20 का आंसर सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे मेलाल, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक दिन केवल अलंकार का देंगे मेलाल, अलंकार की केवल अकेले क्लास लेंगे। अगर जो आप कमेंट करेंगे आपको अलंकार की केवल क्लास लेनी है तो केवल अलंकार पढ़ा देंगे। रस को अगर जो पढ़ना है मेलाल, एकदम जोरदारी के साथ में केवल रस कितनी जोरदार आपको बताएंगे ट्रिक मेलाल, कि आपको सारा का सारा तैयार हो जाएगा। लिखा क्या मेलाल कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है मेलाल, जहां पर किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी वस्तु का क्या हो जाए मेलाल, प्रॉपर नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं मेलाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेलाल बात कर ले, जैसे हम यहां पे देखेंगे राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस किसी विशेष पुस्तक का नाम है, और गंगा किसी विशेष नदी का नाम है। तो मेलाल याद क्या हुआ कि जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम मिले, किसी विशेष वस्तु का नाम मिले, किसी विशेष व्यक्ति या नदी का नाम मिल गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मेलाल, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे जो हैं ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। क्या है मेलाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि संज्ञाएं कितनी प्रकार की होंगी, उनको भी यहाँ पे आप गोली की तरह छाप लीजिए। पहला क्या होता है मेलाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा मेलाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है मेलाल, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है मेलाल, भाववाचक संज्ञा। अब बहुत सारे कहेंगे सर जी और तो होते हैं दो ठे भाववाचक संज्ञा। तो मेलाल मैं भी जानता हूं कि होते हैं, एक द्रव्यवाचक संख्या होता है, द्रव्यवाचक एक होता है परिमाणवाचक संज्ञा। तो मेलाल आप तो जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा ये तीन ही मुख्य होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वस्तु विशेष का, किसी स्थान विशेष का नाम बताया जाए, वहां पे आपका क्या जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति क्या होता है मेलाल, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया कि कृष्ण, कामायनी और मिठास। यहाँ पे देखिए कृष्ण किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, कामायनी किसी विशेष किसकी पुस्तक के नाम है, और मिठास, मिठास क्या, मीठा से बना मेलाल मिठास। मीठा शब्द में आस प्रत्यय जोड़ करके, आस प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया मेलाल, मिठास। तो जहां पर प्रत्यय जोड़कर कोई शब्द बनाया जाता है वो भाववाचक संज्ञा में चली जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मेलाल, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेलाल, भाववाचक। जैसे हम कहते क्या मेलाल, जैसे बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, जवान से बन गया जवानी, आनी प्रत्यय जोड़ करके जवानी, बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ करके बन गया क्या, बुढ़ापा। ये सारे आपका क्या हो जाएगा मेलाल, भाववाचक संज्ञा। अब आप यहाँ पे देखेंगे लखनऊ, और दूसरा क्या है आम। यहाँ पे क्या है आपका, क्या है मेलाल, बुढ़ापा। लखनऊ तो एक प्रॉपर नाम है मेलाल, लेकिन आम से क्या, एक आम का क्या, एक आम का क्या नाम वो हो रहा है मेलाल, एक आम की व्यक्ति यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सारे प्रकार के आम की बात हो रही है, कोई विशेष एक आम नहीं है। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा आपका भाववाचक हो जाएगा। यहाँ पे ममता क्या है मेलाल, ममता क्या है, ममता किसी का नाम नहीं हो सकता, तो ममता ये क्या हो जाएगा, ममता जो है मेलाल, ममता नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप व्यक्तिवाचक भी लगा सकते हैं। वकील से केवल एक वकील का, एक वकील जात का बोध नहीं हो रहा, तो यह आपका क्या हो जाएगा मेलाल, ये पूरे पूरे जाति का बोध करा रहा है, ये जातिवाचक हो जाएगा। पुस्तक पूरे जात का बोध कराता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ममता क्या होगा, व्यक्तिवाचक भी आपको कह सकते हैं इसको, और इसके अलावा मेलाल ये भाववाचक के अंतर्गत भी आ सकता है। तो आपको यह समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो राम, रामचरितमानस और गंगा बिल्कुल राइट आंसर है। तो 21 का जितने बच्चों ने आंसर ए दिया
दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल मेरे लाल डरना नहीं है, आपके लिए एकदम जोरदार। न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने सीने में आग लगाइए मेरे लाल कि हमको वर्दी लेनी है इसी सर्दी में, इसी सर्दी में लेनी है वर्दी, तो मेरे लाल आग लगा लीजिए अपने सीने में। अब ये नहीं कि आप क्या माचिस मारे और आग लगा ले, ऐसा नहीं मेरे लाल। पढ़ने की जुनून, पढ़ने का आग लगाइए और 100% सिलेक्शन ले जाइए। चलते हैं मेरे लाल अगले क्वेश्चन की ओर। अब 22वां क्या कहता है ध्यान देंगे। लिखा क्या कि निम्नलिखित में कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मेरे लाल देखिए गंगा का पर्यायवाची दिया है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, सारे बच्चे यहां पे गोली की तरह छाप लेंगे। तो गंगा को क्या कहते हैं मेरे लाल, देव पगा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, देव पगा कहते हैं। देव नदी कहते हैं मेरे लाल, देव नदी कहते हैं। इसके अलावा मेरे लाल क्या कहते हैं, सुरसरिता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, सुरसरिता कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं मेरे लाल, भागीरथी कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, त्रिपदका, त्रिपदगा कहते हैं मेलाल। ये भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मंदाकिनी शब्द भी, मंदाकिनी शब्द भी गंगा के लिए प्रयोग किया जाता है मेलाल। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी। कालिंदी किसका होता है मेलाल, यमुना का पर्यायवाची होता है। तो जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। ये मंदाकिनी हो गया, भागीरथी, सुरसरिता हो गया, ये सब गंगा के पर्यायवाची होते हैं। तो सारे बच्चे इसको भी गोली की तरह यहाँ पे छाप लेंगे। अब मेरे लाल यहाँ पे पर्यायवाची की बात आई ही है तो मेरे लाल आपको कुछ चीज समझा देते हैं, याद रखेंगे मेरे लाल। इन पॉइंटों को याद करेंगे। अगर कभी जल का पर्यायवाची आ जाए, जल के अलावा मेरे लाल अगर कभी कमल का पर्यायवाची आ जाए, मेरे लाल कभी किसका बादल का पर्यायवाची आ जाए, कभी किसका आ जाए मेरे लाल, जल हो गया, कमल हो गया, बादल हो गया, कभी आपका किसका सागर का पर्यायवाची आ जाए, तो मेरे लाल एक याद करेंगे, आपको सबका सब यहाँ पे आपको एक ही बार में आपको तैयार करा देंगे। तो मेरे लाल याद रखिएगा जल का क्या होता है मेरे लाल, आप तो अपने एक बात बताइए। नीर होता है, तोय होता है, अम्ब होता है, अम्ब होता है मेरे लाल, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा मेरे लाल क्या होता है, वारी होता है। इसके अलावा मेरे लाल क्या होता है, तो यह क्या हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, अम्ब हो गया, वारी हो गया। इसी से क्या बनेगा आपका क्या हो जाएगा, जल भी होता है, ये भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो मेरे लाल क्या हो जाएगा, अगर कमल की जब याद करेंगे तो नीर में अगर जो हम जा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, नीरज, नीरज कमल हो गया। अगर तोय शब्द है मेरे लाल, इसमें आप जा जोड़ दीजिए, तोयज हो जाएगा कमल का। अंबु शब्द है मेरे लाल, अंबु में जा जोड़ दीजिए, अंबु हो जाएगा कमल का। वारी शब्द है मेरे लाल, इसमें जा जोड़ दीजिए, वारिज हो गया कमल का। जल है मेरे लाल, जा जोड़ दीजिए, जल हो जाएगा कमल का। पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़, जा जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, पंकज मतलब कमल का। मेरे लाल अगर जो हम बादल की बात कर ले, नी अगर जोड़ दे इसमें तो नीरद का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल, बादल। तोयद का मतलब क्या होता है मेरे लाल, बादल। अम्बुद का मतलब क्या होता है मेरे लाल, बादल। अगर मेरे लाल यहीं पे बात कर ले, वारिद का मतलब क्या होता है, तो वारिद का मतलब भी होता है बादल। जलद, जलद क्या लिखा मेरे लाल, जलद का मतलब क्या होता है, बादल। और इसके अलावा मेरे लाल मेघ का मतलब भी क्या होता है, बादल। इसको भी यहाँ पे एक तरह छाप लेंगे। सागर की बात कर लिया जाए मेरे लाल, तो ये नीर शब्द में अगर हम धी शब्द जोड़ दे तो नीरद किसका हो जाएगा मेरे लाल, सागर का। तोयद किसका हो जाएगा मेरे लाल, तोयद हो जाएगा सागर का। अम्बुद शब्द कह दे मेरे लाल, तो अम्बुद किसका हो जाएगा मेरे लाल, सागर का। अगर जो वारिद कह दे तो वारिद भी किसका हो जाएगा, सागर का। में और यहाँ पे मेरे लाल ये याद रख लीजिएगा। तो ये सारे आपके सागर के हो जाएंगे। तो आपने देख कितना याद किया मेरे लाल, एक याद किया और एक से कितने सारे आपको मिल गए, ये आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। तो मेरे लाल बिल्कुल सही है, सारे बच्चे इसको भी गोली की तरह छाप लेंगे। तो मेरे लाल आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका कालिंदी हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कालिंदी हो गया, सारे बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। ये हमारे सामने अगला प्रश्न क्या लिखा है कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। क्या आपका आंसर ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। बिल्कुल टाइम नहीं लेना है और गोली की तरह छाप देना है कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट बच्चे सारे मेरे लाल, जितने मेरे बच्चे हैं फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए। तो मेरा लगा जो हम किसकी बात करें, अवनति की बात करें तो अवनति को क्या कहते हैं मेरे लाल, ये शुद्ध नहीं है, ये होता क्या, अवनति होता। क्या होता है मेरे लाल, अवनति, अर्थात ये शब्द आपका क्या गलत है। अगर जो मुश्किल की बात करें, मुश्किल ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे लाल। मुश्किल कैसे लिखा जाता है, तो आपने देखा होगा कि सर जी मुश्किल तो ऐसे लिखा जाता है। मैं भी कहूंगा हाँ बेटे ऐसे ही लिखा जाता है। अब आप कहेंगे श्रृंगार सर जी ऐसे नहीं लिखा जाता है, श्रृंगार तो शुद्ध कैसे होता है, श्रृंगार तो ऐसे होता है। मैं भी कहूंगा हाँ मेरे लाल श्रृंगार ऐसे ही सही है। अगर जो कहूं कि मातृभूमि की बात कर लूं तो मातृभूमि कैसे लिखा जाता है, मातृभूमि ऐसे लिखा जाता है। आप भी लिख लेंगे मेरे लाल, आप कहेंगे सर जी ऐसे लिखा जाता है। मैं भी कहूंगा हाँ मेरे लाल बिल्कुल सही है। तो सही वर्तनी शब्द में कौन चयन करेंगे, कौन सा सही है,
मिलाल कोई सही नहीं है। देखेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मिलाल सारे गलत हैं, तो इसका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप इसको लिख लीजिए मिलाल, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहां पे इनमें से कोई नहीं लगा रहे हैं अर्थात ऑप्शन नंबर ई लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। यहां पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे श्रृंगार अगर जो लिखा होता है ऐसे तो ये सही होता, मुश्किल ऐसे लिखा होता तो ऐसे सही होता, औन्नत लिखा होता सही होता, मातृभूमि लिखा होता तो सही होता, लेकिन मिलाल अब ये चारों सही हैं। इन चारों को आप वर्तनिक दृष्टि से सही मान लीजिए। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है ध्यान देंगे, आंशिक शब्द में प्रत्यय है। अरे मिलाल क्वेश्चन देखिए गलत है, क्या मिलाल क्वेश्चन में गलत दिया है, और गलत क्या ऑप्शन गलत दिए हैं। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं और फटाफट गोली की तरह आप यहां पे छाप लेंगे। देखिए मिलाल अगर जो बात करें यहां पे तो आप क्या लिख दीजिए, क्या लिख लीजिए प्रत्यय, यहां पे क्या लिख लेंगे, दूसरे में लिख लीजिए मिलाल इक प्रत्यय लिख लीजिए, तीसरे में क्या लिख लेंगे मिलाल, आप क्या लिख दीजिए सिक प्रत्यय लिख लीजिए, और चौथा में क्या लिख लेंगे मिलाल, यहां पे क्या लिख लेंगे आंश प्रत्यय लिख लीजिए। क्या मिलाल, आंश लिख लीजिए। अब बताइए मिलाल यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले प्रत्यय की बात कर लिया जाए तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। तो प्रत्यय में लाल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिलाल कृदंत प्रत्यय होता है, और दूसरा क्या होता है मिलाल तद्वित प्रत्यय। कौन सा मिलाल, तद्वित प्रत्यय होता है, तद्वित यहां पर लिखेंगे तद्वित प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों को यहां पे लिख लेंगे, पहला क्या कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्वित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए मिलाल, दो प्रकार के। अब यहां पे याद करिएगा प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इसको भी यहां पे आप गोली की तरह छाप लीजिए। तो यह क्या होता है प्रत्यय, जो किसी शब्द के अंत में लग करके, जो किसी शब्द के अंत में लगकर, शब्द के अंत में लगकर लगकर उसके अर्थों को बदल देते हैं, उसके अर्थों को बदल देते हैं, अर्थों को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे मिलाल, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे प्रत्यय। तो आप यहाँ पे देखें आंशिक शब्द में अगर जो इक प्रत्यय जोड़ा गया तो इक प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाएगा मिलाल, आंशिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं मिलाल, बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट। ये सब काट दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं मिलाल। उसके जगह मैंने 4 ऑप्शन दिया है, तो आप सारे ऑप्शन क्या लगा देंगे, ये लगा लेंगे मिलाल। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्ययों को भी लिख लेंगे, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया कृदंत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों को आप गोली की तरह छाप लेंगे। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न आपके सामने ये है, सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा मिलाल, कि नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है। अगर जो भाई यहाँ पे देखेंगे ए लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी, ये सी है, ये डी है। अगर जो मिलाल सारे भाग क्या है सही हैं, तो हमको कौन सा है यहाँ पे इसको चुनना पड़ेगा। अगर जो कोई भाग में गलती है तो उसी को हमको चुन लेना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए पुलिस द्वारा चोरी का माल हो गया बरामद। अरे यार ये कैसे है मिलाल कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ये तो गलत है, यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी पहले वाले में ही गलती है। किसमें गलती है मिलाल, पहले वाले में ही गलती है। और आपको कैसे लिखना मिलेगा, पुलिस की कार्रवाई द्वारा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुलिस की कार्यवाही द्वारा यहां पे कार्यवाही लिखना पड़ेगा। पुलिस की कार्यवाही द्वारा क्या हो गया, चोरी का माल क्या हो गया मिलाल, बरामद हो गया। क्या हो गया, बरामद हो गया। अगर जो ऐसे लिखा होता मिलाल तो बिल्कुल राइट होता, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर जो ये सब कुछ ऐसे लिखा होता तो हम ऑप्शन डी देते। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलेंगे 26वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है, गोली छापेंगे। मिलाल कहा है बधूर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए मिलाल सभी बच्चे फटाफट इसका आंसर देंगे। क्या आंसर ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। उसके पहले मिलाल यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि संधि के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि का अर्थ क्या होता है मिलाल, तो संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है या मेल होता है। संधि का मतलब क्या होता है, संधि का अर्थ होता है मिलाल मेल होता है। याद रखिएगा पेपर में बहुत बार पूछा करता है कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है मिलाल, मेल होता है। तो मेल कैसे मिलाल, कि दो वर्णों का मेल, कितने, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को वाले विकार को क्या कहते हैं मिलाल, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मिलाल, संधि कहते हैं। ये याद रखिएगा, संधि कहते हैं। अब मिलाल यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए संधि जो होती है मिलाल कितने प्रकार की होती है। संधि जो होती है मिलाल 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला जो होता है मिलाल उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि। दूसरा जो होता है मिलाल उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं मिलाल, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मिलाल, विसर्ग संधि। कितनी हो गई, 3 हो गई।
स्वर संधि किसे कहेंगे मिलाल? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है मिलाल उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरा जो होता है मिलाल यण संधि होता है। तीसरा जो होता है मिलाल गुण संधि होता है। चौथा जो होता है मिलाल वो आपका वृद्ध संधि होता है। और पांचवा जो होता है मिलाल वो अयाधि संधि होता है। तो आपने देखा क्या कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको बताना है तो मिलाल एक नया पेज लेना पड़ेगा। क्या होता है स्वर संधि? यहाँ पे याद रखेंगे। स्वर संधि की अगर बात कर लें तो स्वर संधि ये हम क्या लिख दिया मिलाल? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या लिख दिया मिलाल? विसर्ग संधि। इनको याद रखेंगे। अगर स्वर संधि की बात कर लिया जाए तो जहां पर स्वर और आपस में स्वर मिलेंगे तो स्वर स्वर का जहां पर मेल होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। याद करेंगे व्यंजन संधि के लिए मिलाल जहां पर व्यंजन के बाद में मिलाल स्वर मिल जाए और इससे जो क्या हो जाए परिवर्तन हो जाए मिलाल उसको व्यंजन संधि कहेंगे। और जहां पर विसर्ग के बाद मिलाल विसर्ग के बाद मिलाल अगर क्या मिल जाए यहाँ पे स्वर मिल जाए तो इससे जो क्या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है उसको हम कहेंगे विसर्ग संधि। ये याद रखेंगे। जैसे स्वर संधि के बहुत सारे भेद होते हैं तो मैंने बताया 5 भेद। अब यहाँ पे देखेंगे पहला दीर्घ संधि का भी तो एक लीजिए एक बार, एक एक लिखेंगे। जैसे मैंने क्या लिख दिया मिलाल? स्वाधन अर्थी लिख दिया तो स्वाधन अर्थी बराबर क्या बन जाएगा मिलाल? स्वार्थी बन जाएगा। ये आप जानते हैं। जैसे मैंने कह दिया क्या मिलाल? ये दीर्घ संधि का है। कह दिया क्या कि विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाएगा मिलाल? तो विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ये आप जानते हैं। अगर मिलाल यहाँ पे क्या कह दें कि नदी धन ईस, क्या लिख दें? नदी धन ईस बराबर क्या बन गया मिलाल? तो बन जाएगा क्या? नदीस बन जाएगा। ये आप जानते हैं। अगर जो हम कह दें क्या मिलाल कि बधु धन उर्मी, क्या कह दें मिलाल? बधु धन उर्मी। उर्मी का मतलब क्या हो जाएगा? बधूर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिलाल? बधूर्मी हो जाएगा। ये भी आप यहाँ पे जानते हैं, बधूर्मी हो गया। तो ये आप सबके दीर्घ संधि की वो है मिलाल। तो बहुत सारे हैं। अगर संधियों की बात होगी तो एक दिन संधि का अलग से वीडियो लेंगे मिलाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा सारे बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। क्या लिखा? अच्छा बधूर्मी लिखा भी है। बधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हो जाएगा मिलाल वधुधन क्या हो जाएगा मिलाल? ऊर्मी होगा। और आपका ये आंसर किसमें दिया है आप देख लीजिए। तो वधुधन ऊर्मी बराबर सी हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। अब आपसे अगर कभी भी पूछे मिलाल कि इसमें आपकी कौन सी संधि है तो मिलाल दीर्घ संधि है। कैसे? आप देखिएगा जब दूसरे शब्द में बड़ा आ की मात्रा मिल जाए, बड़ा आ के बाद मिलाल बड़ा उ की मात्रा मिल जाए, इसके अलावा क्या मिलाल? बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, यहाँ पे आप क्या लगा देंगे मिलाल? यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? आप दीर्घ संधि लगाएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे मिलाल, बिल्कुल आगे चलेंगे। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, सारे बच्चे गोली तरह छाप देंगे। लिखा है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक में मिलाल दिया है, अनिल दिया है, अनल दिया है, कृषाणु दिया है। आपका सही आंसर क्या होगा? सारे बच्चे गोली तरह छाप देंगे मिलाल। याद रखिएगा अगर जो मिलाल यहाँ पे बात करें ये पावक आग देखेंगे मिलाल, आग का क्या क्या होता है? तो आग को हम क्या कहते हैं मिलाल? पावक कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं मिलाल? अनल कहते हैं। इसके अलावा मिलाल क्या कहते हैं? हुतासन कहते हैं। क्या कहते हैं मिलाल? हुतासन कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं मिलाल? कृषाणु कहते हैं। ये सारे के सारे किसके? आग की पर्यायवाची या अग्नि भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हैं मिलाल? अग्नि कह देते हैं। इसके अलावा क्या दहन भी कह सकते हैं, दहन शब्द। ये सारे के सारे आग के पर्यायवाची हैं। किसके मिलाल? आग के। अगर जो अनिल की बात करें मिलाल, अनिल की बात कर लें, किसकी मिलाल? अनिल की बात कर लें तो अनिल किसका है मिलाल? तो अनिल होता है किसका? वायु का पर्यायवाची। तो वायु हो गया। यहाँ पे आप इसको मारुत कह सकते हैं। इसके अलावा मिलाल पवन कह सकते हैं। इसके अलावा मिलाल क्या? हवा कह सकते हैं, हवा भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे? इसके अलावा मिलाल मारुत हो गया। ये सारे के सारे आपके किसके हो जाएंगे? वायु के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही इसमें क्या भिन्नार्थक है, भिन्न है। इसका अर्थ क्या होता है मिलाल? अनिल का अर्थ हो जाता है क्या? वायु। तो मिलाल यहाँ पे याद रखिएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और जितने बच्चे आंसर 27 का बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर। आज मिलाल अगर जो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो आपके लिए एकदम जोरदार एक शायरी, क्या? चम्मच में चम्मच और चम्मच में जीरा, चम्मच में चम्मच और चम्मच में जीरा, फ्यूचर बिल 247 के सारे बच्चे लाखों में हीरा, लाखों में हीरा। मिलाल जुड़े रहिए और फटाफट शेयर करते रहिए। अगर जो हर एक पॉइंट आपको मजेदार लग रही हो मिलाल तो एकदम जोरदारी के साथ में लग जाइए। ये जान लीजिए और कह दीजिए मिलाल कि ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी, ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी, केवल अंतर इतना होगा इश्क जब भी होगी किताबों के साथ होगी, किताबों के साथ होगी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है? गोली की तरह यहाँ पे छाप देंगे ये मिलाल। 28वां प्रश्न है कि हर्ष का विलोम क्या होता है? यहाँ पे आपको विलोम बताना है मिलाल। विलोम का मतलब जानते हैं ना? विलोम का मतलब होता है उल्टा। अब मिलाल हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा मिलाल? निषाद हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। खुशी जो होता है, खुशी हो गया, आनंद हो गया, उल्लास हो गया। ये सारे हर्ष क्या क्या है मिलाल? ये सबके एकार्थी शब्द है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर, ये सारे सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, पर्यायवाची हो जाएंगे मिलाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका विषाद हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे क्या विषाद, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज
सेशन के 29वें प्रश्न की ओर। और क्या कहता है कि आप गोली तरह यहाँ पे छाप देंगे। लिखा क्या मिलाल कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। मिलाल देखिए पर्यायवाची पूछ लिया, किसके हैं? तो गंदला का मतलब क्या होता है? गंदला, गंदला का मतलब होता है ऐसा चीज जो किससे, कीचड़ से उत्पन्न हो। मिलाल गंदला, मैला, मलिन, तो ये सब के सब किसके हो जाएंगे मिलाल? ये सब पंकिल के हो जाएंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पे पंकिल लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। यहाँ पे धवल, धवल का मतलब क्या होता है मिलाल? धवल का मतलब होता है सफेद। क्या होता है मिलाल? सफेद होता है। ये आप बिल्कुल नहीं होगा। पामर भी नहीं होगा, प्रलय भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिलाल? पंकिल हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे पंकिल लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया मिलाल। आपसे एक क्वेश्चन मिलाल कि क्या कहते हैं रजनीश, रजनीश किसका पर्यायवाची है? सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे मिलाल, फटाफट गोली की तरह छाप देंगे। और मिलाल यहाँ पे एक और एक आगे देंगे आपको एक जोरदार प्रश्न। देखेंगे मिलाल, कर्कश का विलोम क्या लिखा है? कर्कश का विलोम बताना है। क्या आपका कठोर होगा, क्या आपका मधुर होगा, क्या विवेकी होगा, क्या आपका विनम्र? यहाँ पे मिलाल लिख लीजिए, क्या विनम्र लिख लीजिए। विनम्र नहीं होता, विनम्र होता है। सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। अगर कठोर की बात किया जाए मिलाल, तो कठोर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? लचीला होता है। और लचीलों को हम क्या कहते हैं मिलाल? मुलायम। क्या कहते हैं मिलाल? मुलायम कह सकते हैं या तो लचीला कह दे। अगर मधुर की बात क्या रहे, कर्कश का क्या होता है मिलाल? कर्कश का विलोम मधुर होता है। विवेकी का क्या होता है मिलाल? अविवेकी। क्या होता है मिलाल? अविवेकी होता है। यहाँ पे अगर जो विनम्र का देखें तो विनम्र का क्या होता है मिलाल? उदंड। क्या होता है मिलाल? उदंड होता है। इसको भी आप गोली की तरह छाप लेंगे। तो मिलाल आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। तो जितने बच्चे कर्कश का आंसर बी दे रहे हैं 30 का, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। मिलाल क्या लिखा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम क्या कहते हैं? क्या इंद्रजय कहेंगे, क्या जितेंद्री कहेंगे, क्या आपका इंद्रजीत कहेंगे, क्या जितेंद्र कहेंगे? सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। देखिए जितेंद्री, जितेंद्री जो जगह लिखा है मेरे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या होगा। अगर जो मिलाल कभी भी क्या है क्या कि जो किस पर, जो मिलाल इंद्र पर विजय करेगा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त करेगा उसे हम क्या कहेंगे? तो इंद्र पर विजय करने वाला क्या हो जाएगा मिलाल? तो वहां पे हो जाएगा इंद्रजीत। किसको मिलाल? इंद्र को जीत लिया ना मिलाल, तो हो जाएगा क्या? इंद्रजीत कहलाएगा। और किस में मिलाल? जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों यहाँ पे लिख लेंगे क्या? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे मिलाल? विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलेंगे? विजय, क्या बोलेंगे? जितेंद्री। जितेंद्री यानी इंद्रियों को जीत लिया। जो इंद्रियों को जीत लेगा मिलाल उसको जितेंद्री बोलेंगे। और जो किसको इंद्र पर जो विजय प्राप्त कर लेगा उसको इंद्रजीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे मिलाल? इंद्रजीत। जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हैं? सी लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि इंद्र पर जीत हासिल करना है जितेंद्री। जैसे मैं क्या दिखा कह दूं मेरा लाल, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्या? इंद्रजीत। अगर कह दे क्या कि जो सब कुछ जानता है उसको आप क्या कहेंगे मिलाल? सर्वज्ञ। यहाँ पे लिखेंगे क्या? जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाले क्या कहेंगे? सब कुछ जानता है तो उसको हम क्या कहेंगे मिलाल? सर्वज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे मिलाल? सर्वज्ञ बोलेंगे। ये भी आप गोली की तरह यहाँ पे छाप लेंगे। चलेंगे आगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब 32वां प्रश्न आपके सामने है, सारे बच्चे गोली की तरह छापेंगे। क्या लिखा है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहेंगे मिलाल? क्या धनी कहेंगे, क्या श्रेष्ठ कहेंगे, क्या सवर्ण कहेंगे, क्या कुलीन कहेंगे? मिलाल याद रखिएगा, सवर्ण किसे कहा जाता है याद रख लीजिए। तो जो छत्री होते हैं मिलाल, छत्री हो गए, छत्री हो गया। इसके अलावा क्या हो गया मिलाल? वैश्य हो गया। इसके अलावा मिलाल क्या हो गया? शूद्र हो गया। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे मिलाल? ये आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके सवर्ण के अंतर्गत आएंगे। कुलीन का मतलब होता है उच्च कुल में पैदा हुआ। किसमें मिलाल? उच्च कुल में। उच्च कुल में जो पैदा होता है, उच्च कुल में पैदा होने वाले को क्या कहेंगे मिलाल? उसको हम कहेंगे कुलीन। तो आपका क्या लिखा? उच्च कुल में पैदा हुआ, कुलीन होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। श्रेष्ठ का मतलब होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको हम श्रेष्ठ कहेंगे। धनी का मतलब होता है जो धन में, जो धनवान, जो धनों में सबसे अधिक हो, धनों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो धनों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा मिलाल, सर्वश्रेष्ठ होगा, उसको हम क्या कहेंगे मिलाल? उसको हम कहेंगे धनी। तो ये आप याद रख लेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है 33वां, आपके सामने सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कैसा होगा? क्या आपका राइट आंसर प्रश्नवाचक वाक्य होगा, क्या विस्मयवाचक वाक्य होगा, क्या इच्छावाचक होगा, क्या आपका क्या निषेधात्मक होगा? सारे बच्चे बताएंगे मिलाल। प्रश्नवाचक में आप तो जानते ही हैं कि आपका प्रश्न लगा होता है जब कोई क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे से चालू हो, तो मिलाल वो जानते हैं आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो ये आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा दिखाई देगा। अगर विस्मय बोधक की बात करें मिलाल, तो इस प्रकार एक्सक्लामेटरी का एक चिन्ह दिखाई देगा। ये एक्सक्लामेटरी का चिन्ह लगा दिखाई दे तो वहां पे आपका क्या होगा? विस्मय बोधक। जैसे हम कह दें क्या मिलाल कि शाबाश बच्चे तुम तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। क्या कह दिया मिलाल? शाबाश मेरे लाल, शाबाश मेरे लाल, तुमने फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। तो ये शाबाश के बाद में क्या लगेगा मिलाल? यहाँ पे एक्सक्लामेटरी लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? विस्मय बोधक कहते हैं। तो ये विस्मय बोधक हो जाएगा। अब मिलाल यहाँ पे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, किसी ना किसी की इच्छा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। निषेधात्मक वाक्य क्या होता है? जो निषेध का मतलब होता है क्या मिलाल? मना करना। क्या होता है मिलाल? मना करना होता है। इसका भी आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। चलेंगे
अगले प्रश्न की ओर और 34वां प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छापेंगे। लिखा श्री गणेश का विलोम क्या होगा। सारे बच्चे बता दीजिए मेलाल कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। क्या श्री राधा होगा, क्या इतश्री होगा, क्या विनाश होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। अब श्री गणेश दिया, क्या दिया मेलाल, श्री गणेश दिया है। श्री गणेश का मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना। क्या करना मेलाल, आप यहाँ पे जान लीजिए कि प्रारंभ करना होता है तो प्रारंभ करना श्री गणेश होता है। और जब किसी चीज का क्या होता है, समाप्ति करते हैं मेलाल, समाप्ति करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मेलाल, उसको कहते हैं इतश्री। क्या कहते हैं मेलाल, समाप्ति। तो यहाँ पे क्या कहते हैं मेलाल, इतश्री कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर श्री गणेश का क्या हो जाएगा मेलाल, इतश्री होगा। जितने बच्चे यहाँ पे ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब विनाश का क्या होता है मेलाल, विनाश का जो आपका विलोम होता है वो होता है निर्माण। क्या होता है मेलाल, निर्माण होता है। ये भी आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। तो इनमें से कोई बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। और जितने बच्चे 34 का आंसर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड में है। सारे बच्चे फटाफट यहाँ पे कमेंट करेंगे कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए मेलाल किसका दे दिया है, फूल का पर्यायवाची दे दिया है। सारे बच्चे एकदम फटाफट गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा क्या मेलाल कि ना कोई आया है ना कोई आएगा, ना कोई आया है ना कोई आएगा। फ्यूचर विल 247 से इतना पढ़ाएंगे कि स्वयं गूगल भी नहीं बता पाएगा, स्वयं गूगल भी नहीं बता पाएगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे मेलाल कि यहाँ पे क्या होने वाला है, फूल का पर्यायवाची बोला है। किसका मेलाल, फूल का। तो फूल का पर्यायवाची मेलाल सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। ये सारे तो आप जान गए मेलाल। लेकिन ये तनुजा क्या होता है, तनुजा मतलब होता है मेलाल क्या कि सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री कहा जाता है। और सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है, सारे बच्चे जानते हैं मेलाल कि यमुना को कहा जाता है। किसे मेलाल, यमुना को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तनुजा मतलब क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। तो जितने बच्चे यमुना लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यही इसका फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगाएं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि किस रस को रसराज कहा जाता है। चलते हैं मेलाल, यहाँ पे भी बहुत जोरदार क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इसको देखते हैं मेलाल क्या होता है। पहले सबसे पहले रस की बात कर लिया जाए तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद होता है अर्थात किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान को देख करके जो मन में आनंद की भावना उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है मेलाल, रस कहलाता है। अब अगर जो मेलाल रस की बात किया जाए तो रस के जनक कौन है, पेपर में पूछ सकता है रस के जनक किससे मेलाल, रस के जनक पूछ लिया जाए तो रस के जनक कौन होंगे मेलाल, याद रखेंगे उनका नाम क्या है, भरत मुनि। क्या नाम है मेलाल, भरत मुनि नाम है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है मेलाल, नाट्यशास्त्र। क्या नाम है मेलाल, नाट्यशास्त्र नाम है। और इस नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम 8 रसों का उल्लेख किया गया। कितने रसों का, 8 रसों का उल्लेख किया गया था। कितने रसों का मेलाल, 8 रसों का उल्लेख किया गया था। इसको भी आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेलाल, याद रखिएगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इसके अलावा मेलाल आचार्य भरत मुनि ने ही एक क्या दिया था, रस का सूत्र दिया था। वो सूत्र क्या है, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर लेंगे, देख लेंगे मेलाल क्या लिखा है, विभावानुभावो व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति। लिख लेंगे क्या, लिखेंगे मेरे साथ साथ, विभावानुभावो व्यभिचारी संयोगाद लिखेंगे मिलाल। सारे बच्चे यहाँ पे दिखेंगे क्या हो जाएगा, संयोगादि रस निष्पत्ति। यहाँ पे ये सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट के साथ लिख लेंगे, देखेंगे मिलाल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक सूत्र एक लाइन में है। आप कहेंगे सर जी आपको याद कैसे हुआ, अरे मिलाल आपको भी याद होगा। क्या लिखा है कि विभावानुभावो व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति। उन्होंने बताया क्या कि जहां पर रस होगा ये 3 चीज जरूर होंगे, 3 तत्वों का होना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मिलाल, तो पहला क्या होना चाहिए, विभाव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए मिलाल, अनुभाव होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए मिलाल, व्यभिचारी या संचारी भाव, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव या मिलाल या संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो इनको आप जान लेंगे मिलाल 33 होती है। कितनी होती है मिलाल, 33 होती है। इनको भी आप गोली की तरह छाप लेंगे। तो और इसके अलावा क्या होता है मिलाल, एक होता है आपका स्थायी भाव, इसको भी आप गोली की तरह छाप लेंगे मिलाल, याद रखिएगा। तो अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज बताते चलते हैं। तो रस का जो सूत्र दिया किसने दिया, आचार्य भरत मुनि ने दिया। अब आगे एक पॉइंट और यहाँ पे याद करेंगे मिलाल, याद करेंगे एक पॉइंट और, ये भरत मुनि ने दिया। अब यहाँ पे रखेंगे कि जो कौन थे, आचार्य विश्वनाथ। कौन मेलाल, आचार्य विश्वनाथ थे। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, आचार्य विश्वनाथ ने ये कहा मेलाल क्या कि रसात्कम काव्यम अस्ति। क्या कहा मेलाल कि रसात्कम काव्यम अस्ति। क्या मेलाल, काव्यम अस्ति। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा है कि ये कोटेशन किसने दिया, तो इसको भी आप यहाँ पे क्लियर लिखेंगे मेलाल कि रसात्कम काव्यम अस्ति। इसको भी आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लेंगे। अब मेलाल
बात कर लें क्या किसने दिया था, आचार्य विश्वनाथ ने। अब मेरे लाल बात कर लें कि वो कौन कौन से रस हैं जो आपके पेपर में आते हैं। तो मेरे लाल 8 रस जो पहले याद रखेंगे। पहला जो है श्रृंगार रस, क्या होता है मेरे लाल, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो क्या स्थायी भाव है वो भी आप यहाँ पे लिखते चलेंगे, रति होता है। दूसरा क्या होता है मेरे लाल, वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे लाल, आपका उत्साह होता है, उत्साह होता है। फिर देखेंगे मेरे लाल श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया। फिर क्या होता है मेलाल, बीभत्स रस, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। क्या मेलाल, जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा होता है। इसके मेलाल क्या होता है, हास रस, और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है मेलाल, हास होता है। इसके अलावा क्या होता है मेलाल, करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है मेलाल, शोक होता है। और इसके अलावा मेलाल क्या होता है आपका रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है मेलाल, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, क्रोध होता है। आगे देखेंगे मेलाल, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 7वां आपका क्या हो जाएगा मेलाल, क्या हो गया, करुण श्रृंगार, श्रृंगार हो गया ना, भयानक, वीर रस हो गया ना मेरा, भयानक रस हो गया। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, भयानक रस का स्थायी भाव होगा मेलाल भय, क्या होगा मेलाल, भय होगा। 8वां रस आपका क्या है मेलाल, याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, बीभत्स हो गया, और क्या जुगुप्सा हो गया ना, क्या हो गया, श्रृंगार, वीर, बीभत्स, हास, करुण, रौद्र, ये मेरे लाल 7 हो गए। 8वां लिख लेंगे मेरे लाल, 9वां आप पहले लिख लीजिए, 9 8वां याद नहीं आ रहा तो आप क्या लिखेंगे, शांत रस आपका कौन सा होता है, 9वां रस। इसको भाई मेरे लाल इसी कारण आपका क्या कहेंगे कि रसों की अगर मुख्य रूप से रसों की संख्या पूछा जाए तो कितने मुख्य रूप से रसों की संख्या कितने हो जाएगी मेरे लाल, आपका 9 हो जाएगा। 10वां जो रस है मेरे लाल वो आपका क्या होता है, वात्सल रस होता है। अब वात्सल रस की स्थायी भाव क्या होता है मेरे लाल, वात्सल्यता होता है, इसको भी आपको लिख तरह छाप लेंगे। 11वां जो रस होता है मेरे लाल वो भक्ति रस होता है। तो क्वेश्चन कई प्रकार के बनेंगे, ये कि मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य रूप से रसों की संख्या आप 9 बताएंगे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताएंगे, 8 बताएंगे। और मेरे लाल यहाँ पे अगर पूछे गणना की दृष्टि से रसों की संख्या कितनी होगी तो आप 11 बताएंगे। ये सारा चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि एक छूट कौन रहा है, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि जो आपका 8वां रस छूट रहा है, आप सभी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। इस पॉइंट को आप यहाँ पे देख लेंगे। तो ये आपके कितने में लाल, आपके 11 रस हो गए। अब मेरे लाल यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद करिएगा, रसों की बात कर लिया जाए तो रसों में आप कुछ और बात कर लेते हैं। रस में देखेंगे मेरे लाल, अगर जो रसराज की बात कर लिया जाए, रसराज किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है मेरे लाल, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज। क्या कहा जाता है मेरे लाल, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और श्रृंगार रस में अगर जो क्वेश्चन में ये पूछ ले मेरे लाल कि सर्वश्रेष्ठ रस कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है मेरे लाल, वियोग श्रृंगार को। किसी में लाल, वियोग श्रृंगार को कहा जाता है। इस श्रृंगार रस के कितने में लाल, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं मेरे लाल, 2 भेद होते हैं। एक होता है मेरे लाल संयोग श्रृंगार, क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है, और संयोग श्रृंगार होता है। और दूसरा क्या होता है मेरे लाल, वियोग श्रृंगार होता है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे संयोग श्रृंगार क्या होता है, वियोग श्रृंगार। आपने देखा हो मेरे लाल कि जब नायक और नायिका का क्या हो जाए मेरे लाल, पेचअप हो जाए, क्या हो जाएगा मेरे लाल, पेचअप हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका का ब्रेकअप हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। मेरे लाल क्या आंखों में आंखें लड़ी क्या हो गया, नैनाचार हो गया, और उतने में सबको क्या हो गया, प्यार हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, अगर नैनाचार हुआ, क्या हुआ मेरा नैनाचार हुआ, संयोग मिलेगा तभी वहां पे क्या होगा, प्यार होगा, और वो आपका क्या कहलाएगा मेरा संयोग श्रृंगार कहलाएगा। और जहां पर क्या हो जाए, अगर नायिका के वियोग में कोई भी छोड़ करके रोने लगे वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हम कह दे क्या कि हे खक्कर हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी। अगर मैं लाल यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख देते हैं, मैंने कह दिया क्या कि कहत नटत रीझत खिझत, कहत नटत रीझत खिझत, रीझत और खिझत खिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, खिलत खिलत लजियात, लजियात, भरे भवन ही करत हैं, भरे भवन ही करत हैं, नैनन ही सौबात, नैनन ही सौबात। अब देखेंगे लाल यहाँ पे आपका कौन सा श्रृंगार हो जाएगा, तो आपने देखा क्या कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भवन ही करत हैं, नैनन ही सौबात। लेकिन अगर यहीं पे ये कह दे क्या कि हे खक्कर हे मधुकर सेनी, हे खक्कर हे मधुकर सेनी, हे मधुकर मधुकर सेनी, मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, देखी सीता मृगनयनी। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मेलाल कि यहाँ पे क्या वियोग श्रृंगार, क्यों, क्योंकि जब रामचंद्र जी मृग को मार करके लौटते हैं तो देखते हैं यहाँ पे सीता गायब है, तो वियोग करते हुए क्या कहते हैं कि हे खक्कर हे मधुकर सेनी, हे खक खक का मतलब पक्षियों और पेड़ पौधों, तुम देखी सीता मृगनयनी, मृग के समान नयन वाली सीता को कहीं जाते हुए देखा है, और ऐसा करके वो वियोग करते हैं। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार। लेकिन आप यहाँ पे देखें कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भवन ही करत है, नैनन ही सौबात। नैनों में क्या हो रहा है मेलाल, बातें हो रही हैं, और जब नैनों से नैनाचार होगा तो क्या हो जाएगा मेलाल, प्यार हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। अच्छा बताते हैं कैसे, क्या है, नायक यहाँ पे कौन है, श्री कृष्ण है, और नायिका कौन है, राधिका है। जब पहली बार कृष्ण श्री राधिका से मिले तो कहते हैं
मिलने के लिए कहते हैं तो मिलने के लिए कहते हैं तो नटत अर्थात राधिका क्या हो जाती है, नाराज हो जाती हैं। जब राधिका नाराज हो जाती हैं तो श्री कृष्ण रिझत का मतलब उनको मनाते हैं, तो खिजत मतलब क्या हो जाती है, खुश हो जाती हैं। मिलत खिलत लज्जात, दोनों मिलते हैं और लज्जा से परिपूर्ण भी होते हैं। क्या मिलते हैं और खिलते हैं और लज्जा से परिपूर्ण भी होते हैं। भरे भाव नहीं करत हैं, नैना नहीं सौभात, अपने भरे हुए घर में आंखों ही आंखों में नैना चार करते हैं। तो मेरे लाल यहाँ पे आप जान सकते हैं कि यहाँ पे आपका संयोग श्रृंगार हो गया, अर्थात क्या मेरा मिलन हुआ, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते हैं मिलाल, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपके सामने ये है मिलाल कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो मैंने कहा श्रृंगार रस को। मिलाल देखिए ये श्रृंगार रस गलत लिखा है, आप याद रखिएगा श्रृंगार हमेशा बर्तनी की दृष्टि से ऐसे सही होगा और आप इसी को ऐसे ही लिखिएगा। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। अगर मिलाल वीर रस का भी पूछे तो वीर रस का उदाहरण मैं आपको बता दूं क्या कि चमक उठी संसद तामन में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, उसको लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं क्या कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, इसको भी आप मिलाल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मिलाल। आगे और एक एग्जांपल बताते हैं। एक बार क्या हुआ, रावण अपने मेघनाद उनका जो पुत्र था उसको देख करके बड़ा उसको प्रसन्नता हुई, तो क्या कहता है, हे पुत्र तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, हे पुत्र तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमासान युद्ध में भी तेरा बाल एक हिलता नहीं। यहां पे भी आपका वीर रस हो जाएगा मिलाल, बिल्कुल वीर रस हो जाएगा। अब मिलाल अभिमन्यु जब क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो क्या कहते थे मिलाल, उसके लिए भी बहुत सारे हैं। हास रस का उदाहरण देख लेंगे। हास का मतलब क्या होता है, हंसी। जब मिलकर किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा को देख करके हंसी, मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पे हास रस होता है। जैसे मैं कह दूं क्या मिलाल, क्या कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, हास को भी दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब मेरा आप सोचिए नंगा के विवाह में क्या हो रहा है, हंसने वाला भी दंगा हो रहा है। अब मेरा कहीं पे क्या है, माता क्या है, पार्वती की शादी हो रही है और भगवान कौन है, शंकर जी पति बन करके जा रहे हैं, दूल्हा बन करके जा रहे हैं। और दूल्हा कैसा है, शीश पर गंगा हंसे, उसके सिर से गंगा अर्थात पानी निकल रहा है, तो लोग देख करके हंसे, बताइए ना। तो शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे। दूसरे लोग क्या देख देख करके, शरीर में भैया बिच्छू बहुत सारे सर्प बैठे हुए हैं, उसको देख करके लोग हंस रहे हैं। भुजनी पर भुजंगा हंसे, हास को भी दंगा भयो नंगा के विवाह में, हंसने वाला भी हंस करके दंग हो गया, किसके, नंगा अर्थात किसके, शंकर जी के विवाह में। तो आपको दिखाई दिया मिलाल, वहां पे हास रस हो जाएगा। और मैं विकृत रूप कैसे कहेंगे कि हाथी जैसा देह है गैड़े जैसी चाल, हाथी जैसा देह है गैड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजे से गाल। कोई ऐसा आदमी लाल आपको दिखाई देता है, हाथी जैसे दिखाई देगा, आपको हंसी नहीं आएगी, हंसी आएगी मेरे लाल। अगर जो हंसी आएगी तो वहां पे हास रस हो जाएगा, ये जान लीजिए 100% हास रस हो जाएगा। अगर मिलाल यहाँ पे शांति रस कोई रस नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। तो मिलाल ये आपके सारे रस हो जाएंगे। चलेंगे आगे प्रश्न की ओर। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर श्रृंगार रस होगा, लेकिन श्रृंगार में ये सरा नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे और हो सकता है ये हमारा अंतिम प्रश्न आज के सेशन का, देखेंगे। ओ अच्छा, यही हमारा अंतिम प्रश्न था। तो मेलाल आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको जोरदार लगा हो मेलाल तो बिल्कुल लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे मेलाल ये जान लीजिए, दिखने में तो कितने क्वेश्चन आपको लगे थे, 35 क्वेश्चन, लेकिन अगर जो आप वास्तव में आप सोचेंगे, आप देखेंगे तो लगभग आपको 400 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो मेरा बिल्कुल हर दिन रात में 8 बजे हिंदी की क्लास में आप जरूर जुड़े। इसके अलावा मेरा 7 बजे आप अगर जो जीएस की क्लास लेना चाहते हैं तो 7 बजे बहुत जोरदार आपके साथ में अंशु सर मिलेंगे, जो मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। आप उनसे भी जीएस पढ़ सकते हैं, बहुत जोरदार जीएस पढ़ाते हैं, ब्रॉड नॉलेज मेरा बहुत जोरदार जीएस के क्लास उनकी चलती है। अगर मेरा बात करें मैथ की तो अकाउंट इंजीनियर आशुतोष सर के द्वारा आपको मैथ की क्लास मिलेगी और आदर्श सर के द्वारा आपको क्या मिलेगी मेरा रीजनिंग की क्लास मिलेगी। तो बिल्कुल देर ना करिए, ज्वाइन कर लीजिए मेलाल इसके फ्यूचर विल 247 परिवार को। और एक चीज और कहते हैं मेलाल, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर जो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले मेलाल, या तो लाइक करिए या तो अनलाइक करिए, कम से कम ये मोटिवेशन तो मिलेगा। अगर जो आप अनलाइक करेंगे तो ये कहेंगे मेलाल कि मेरे अंदर कुछ कमी है, या तो अगर जो आपको जो वास्तव में जोरदार लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलें। बस मेलाल आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।